लहरा रहे थे और उसने ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। वर्चस्व की आंखों के सामने सारी दुनिया धुंधली हो गई और उसे रोशनी के नाम पर सिर्फ अनाया ही नजर आ रही थी। यह पल ऐसा था कि वर्चस्व की सांसें थमने लगीं। उसे लगा अनाया के साथ जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वर्चस्व अनाया के करीब आया और उसे पकड़ने ही वाला था कि उसने खुद को रोक लिया। अगर वह उसे पकड़ लेगा तो अनाया इतने सारे लोगों के सामने एम्बेरस फील करेगी, और पकड़ने के बाद वह शायद अनाया को किसी छोटी मासूम बच्चे की तरह उछलते और उसकी खनकती हुई हंसी नहीं सुन पाएगा। जाने कितने वक्त बाद उसने अनाया के फेस पर इतना रंग और चमक देखी थी। वह उसे ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकता था न। अनाया ने फुल एटीट्यूड में अपनी आईब्रो उछालते हुए वर्चस्व से कहा, युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप सच में मुझे पकड़ सकते हैं? कहने के बाद अनाया की जोरदार हंसी एक बार फिर चारों तरफ गूंज गई। उसकी फेस पर गजब का एटीट्यूड था और उसकी आंखें चालार और चुलबुली लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहना चाहती हो कि तुम मेरे साथ यहाँ कुछ नहीं कर सकते। वर्चस्व इतना गुस्से में था कि वह उसके चिढ़ाने से परेशान होकर हंसने लगा और बोला, मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। अनाया उसका जवाब सुनकर काफ़ी सेटिस्फाइड थी। आखिरकार वर्चस्व ने 2-3 बड़े बड़े स्टेप लिए और अनाया के कान के पास आकर डर्प और स्वीट वॉइस में धीरे से बोला, मैं जो करना चाहता हूँ वह सच में यहाँ नहीं किया जा सकता। उद्धरण चिन्ह। अनाया को फौरन वर्चस्व की कार वाली बात याद आ गई और उसकी पूरी बॉडी कांप गई। अनाया के फेस की हंसी तुरंत गायब हो गई और वह वर्चस्व उसको धकेलते हुए बोली, आप कितने बेशर्म हैं। वर्चस्व फुल बेशर्मी के साथ बोला, अगर मैं भी शर्म हूं तो हूं। अनाया पलटी और वहां से चली गई। वर्चस्व ने उसके कानों को देखा जो लाल हो रहे थे। वर्चस्व ने हंसते हुए अपने वालों में हाथ घुमाया और बोला, ओ तो मिसेज सिंह शर्मा रही हैं। कैमरामैन ने मन ही मन सोचा, क्या उसने पहले इन दोनों के डिवोर्स के बारे में जो सुना था वह गलत था? इन दोनों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं जैसे इनका कभी डाइवोर्स हुआ था। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाने के रास्ते में अनाया वर्चस्व की कंफ्यूजिंग और प्यारी तस्वीर को देखती रही और वर्चस्व को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। उसके दिल में एक हेल्पलेस फीलिंग थी। वह अनाया को पकड़कर सीने से लगाकर उसे जी भर के प्यार करना चाहता था, लेकिन वह आहें भरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वर्चस्व ने कहा, तुम कब तक ये पिक्चर देखती रहोगी? अनाया ने पूरी प्राउड वाली फीलिंग के साथ कहा, जब तक मुझे इसे देखकर हंसी आती रहेगी तब तक। अनाया का एटीट्यूड ऐसा था जैसे उसने वर्चस्व की नाक पकड़ रखी हो। अनाया का ये घमंडी और चुलबुला रूप सच में बहुत प्यार था। गौरव और कियारा उसे फ्रेम में अपनी पिक्चर क्लिक करवाई। कियारा उसे पिक्चर को देखकर काफ़ी सेटिस्फाइड थी। गौरव बोला, चलो दीदी के पास चलते हैं, लेकिन कियारा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर मैंने अपने भाई के रोमांस में डिस्टर्ब किया तो भाई मुझे फ्यूचर में पैसे खर्च करने के लिए अपना कार्ड नहीं देंगे। गौरव की फेस पर क्वेश्चन मार्क नजर आने लगे और वह बोला, कैसा रोमांस? तुमने इस तरह की घटिया चीज़ें कहाँ से सीखीं? कियारा को इतना गुस्सा आया कि उसने गौरव के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलते हुए कहा, रोमांस कितना अच्छा वर्ड है, तुम्हें कुछ नहीं आता गौरव। गौरव ने दिल में आह भरी। वह अपने सामने खड़ी इस शॉटी के साथ बहस नहीं करना चाहता था जो हमेशा ही टीवी सीरियल्स और सोशल मीडिया में मुलझी रहती थी। गौरव ने लापरवाही से पूछने की एक्टिंग की, क्या वर्चस्व तुम्हें खर्च करने के लिए पैसे देता है? कियारा भी कुछ देर सोचा और कहा, जब मेरे पैसे खत्म हो जाते हैं या मुझे कुछ खरीदना होता है तो भाई मुझे अपना कार्ड देते हैं और वह मेरे बर्थडे पर, वेकेशन पर अक्सर मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं अपने लिए कोई गिफ्ट खरीद लूँ। जब गौरव ने अनाया के लिए आइसक्रीम खरीदी थी और वर्चस्व ने वह आइसक्रीम छीन कर कियारा को दे दी थी, तब जिस तरह से कियारा उस आइसक्रीम को देख रही थी तब गौरव को लगा नहीं था कि इस छोटी लड़की के खर्चे उठाना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अब जब उसने कियारा की बातें सुनी तो उसे अपने उन ख्यालों पर डाउट होने लगा। कियारा पिक्चर लेने के लिए आगे दौड़ गई और गौरव ने मौके का फ़ायदा उठाकर तुरंत अपने ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट को कॉल करके पूछा, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? मिस्टर रॉय, आप इस तरह की बात क्यों पूछ रहे हैं? असिस्टेंट बहुत कन्फ्यूजन में था। गौरव ने कभी भी पैसे की फिक्र नहीं की थी और उसने ऑर्गेनाइजेशन के दिए हुए पैसा और बोनस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया था। गौरव ने उसे डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। असिस्टेंट बोला, जहां तक मैं याद कर सकता हूं आपके अलग अलग अकाउंट्स में करोड़ों का फंड है। मैंने आपके लिए 8 से 10 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। इंडिया में आपका नाम पर मैंने 6 विला, 14 फ्लैट और कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है, जिनमें कार और इस तरह की चीज़ें शामिल नहीं हैं। गौरव ने अपना सिर खुजाया और बोला, ये सब बहुत कम है। तुमने कहा था कि लास्ट मंथ कोई मेरे लिए काम का ऑफर लेकर आया था। जाओ जाकर उससे बात करो, अगर वह अपनी प्राइस डबल कर देगा तो मैं उसके साथ काम करने को रेडी हूँ। असिस्टेंट बोला, लेकिन सर आपने कहा था कि आपके पास सोने का टाइम नहीं है। कुछ सेकंड बाद असिस्टेंट ने परेशान होकर कहा, मिस्टर रॉय, क्या आपका सारा पैसा खत्म हो गया है? क्या आपने को गैम्बलिंग की लत लग गई है या आप किसी तरह का नशा कर रहे हैं? गौरव का गुस्से से खून खौल गया और वह बोला, बकवास बंद करो, क्या तुम मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोच सकते हो? कहते हुए उसने गुस्से में कॉल कट कर दिया। नेक्स्ट टास्क एक स्कैरी हाउस था। गेम को खत्म करने के लिए 48 मिनट थे और उसे शुरू करने के लिए कम से कम 6 लोगों की जरूरत थी। अनाया जैसे ही इसके भी हाउस के एंट्रेंस पर गई, हेलो मिस रॉय, उसने सामने दुष्यंत को खड़े देखा और फिर तुरंत ही नव्या भी अनाया के सामने आ गई।
नव्या को अनाया को देखकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने तुरंत ही पलट कर देखा। जाहिर था वह वर्चस्व को देख रही थी, जिसे देखकर उसके होठों पर खूबसूरत सी स्माइल आ गई। राज, आप भी स्कैरी हाउस में एंटर करना चाहते हैं? कहते हुए वह वर्चस्व की तरफ बढ़ी ही थी कि वर्चस्व ने अपने कदम अनाया की तरफ बढ़ा दिए। जाहिर था वह दोनों साथ थे और एक कपल थे जहां नव्या के लिए कोई जगह नहीं थी। अनाया ने हंसी उड़ाने वाले अंदाज में नव्या को देखा, जिसे देखकर नव्या ने अपने दांत पीस लिए। दुष्यंत ने वर्चस्व से कहा, जैसा कि हम लोगों को एक साथ कोऑपरेट करना है, चलो इस टास्क को मिलकर कंप्लीट करते हैं। दुष्यंत वर्चस्व के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन वर्चस्व के एक्सप्रेशन में जरा सा भी चेंज नहीं आया। अनाया वर्चस्व से बोली, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अनाया जैसी ही बाहर आई, नव्या वॉशिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने होठों पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी। अनाया ने हैंड वॉश करते हुए कहा, क्या मुझे वर्चस्व को अच्छा दिखने के लिए और भी सुंदर कपड़े पहनना चाहिए? नव्या के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वह यहाँ अनाया को दुखी और परेशान करने के लिए आई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अनाया पहला कदम उठाएगी। नव्या ने अपनी लिपस्टिक को बैग में डाला और बोली, अनाया अगर तुम ऐसा कर भी लोगी तो क्या हो जाएगा? अब तुम मिसेज वर्चस्व प्रताप सिंह नहीं हो, वह तो तुम भी नहीं हो। अनाया ने अपने बालों को संभाला और हैंडबैग नीचे रखकर और हंसते हुए फिर बोली, होने वाली मिसेज नव्या दुष्यंत खत्री की हरकतें कुछ कुछ उन औरतों की तरह लगती हैं जो अपने पति को साथ रहते हुए उसे धोखा देने में नहीं हिचकिचाती। नव्या ने दांत पीसते हुए कहा, मैं बहुत पहले ही वर्चस्व उसकी वाइफ होती। अनाया लोगों को अपने हिसाब से जज करती थी। उसने सोच लिया था कि अगर वर्चस्व नव्या के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेट था तो वह वर्चस्व से कोई भी मतलब नहीं रखेगी। लेकिन अनाया ने फील किया कि वर्चस्व ने नव्या के साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया था और उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था। अनाया शांति से वॉशिंग टेबल पर झुक गई और नव्या से बोली, नव्या क्या तुम्हें अभी भी वर्चस्व पसंद है? नव्या ने बिना किसी हेसिटेशन के कहा, हाँ। शायद उसने पहले सोचा था कि वर्चस्व शौर्य से बेहतर था, लेकिन बाद में उसने न केवल वर्चस्व की पहचान और पोजीशन देखी बल्कि मिसेज सिंह के रूप में अनाया की और अभी देखा, और यह भी देखा कि वर्चस्व अनाया के लिए कितना ज़्यादा केयरिंग और लॉयल है। वह इतना अच्छा था कि उसने नव्या को जेलस होने पर मजबूर कर दिया और उसे यह यकीन दिला दिया कि अगर वह वर्चस्व की वाइफ बनी तो दुनिया में उसकी पोजीशन और रेप्यूटेशन की कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। अनाया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ओह, तो फिर तुम्हें डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। कैमरामैन के लिए स्कैरी हाउस में जाना कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए कैमरा पसंद की दोनों टीमें बाहर वेट कर रही थीं। अनाया और वर्चस्व का कैमरा पसंद लगभग 30 से 40 ईयर एज का शख्स था और बाहर वेट और रेस्ट कर रहा था। अनाया ने नव्या के कैमरामैन से पूछा, मिस आहूजा और मिस्टर खत्री को देखकर आपको क्या लगता है? नव्या के कैमरामैन ने कहा, वह पार्टनर की तरह नहीं लगते बल्कि उनके बीच का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फेक लगता है। लेकिन मिस रॉय, आपकी और युवराज के बीच का रिलेशनशिप देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपका डिवोर्स हो गया है। मुझे नहीं पता यह अजीब है या नहीं, लेकिन आप दोनों ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हों। अनाया के फेस पर कन्फ्यूजन नजर आ रहा था, क्या वह और वर्चस्व सच में रियल कपल की तरह लगते हैं? सभी लोगों के फ़ोन कलेक्ट कर लिए गए और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। जैसे ही वह लेग स्कैरी हाउस में पहुंचे, एक फीमेल रोबोटिक वॉइस गूंज गई, सभी लोग अपने आंखों की पट्टियां हटा लें। आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हॉरर मूवी में दिखाई जाने वाली किसी भूतिया हवेली में हो। नव्या बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। सोनाली की हालत भी खराब थी, लेकिन वह कम से कम नव्या से तो बेहतर ही थी। अनाया डरी नहीं थी, लेकिन वह हैरान थी। आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। वह लोग एक पुराने घर के सामने खड़े थे जिसके डोर पर एक लालटेन लटकी हुई थी जिस पर कुछ ब्लड के निशान बने हुए थे। वर्चस्व अनाया के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। उसने देखा कि अनाया ने जब ये सब देखा तो उसकी आंखों की आईबॉल सिकुड़ गई, लेकिन फिर भी वह शांति से हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी, जो नव्या के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर था। वर्चस्व ने पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अनाया ने ना में सिर हिलाया और बोली, ये चीज़ें इंसान के दिल को डरा दें, इतनी भी डरावनी नहीं है। वर्चस्व ने हेल्पलेस नज़रों से अनाया को देखा और उसे लगा कि उसने अनाया को गले लगाने का एक मौका खो दिया। नव्या ने अनाया को देखा और वह समझ गई कि वह उसका मजाक उड़ा रही है। क्रिस बहुत ब्रेव था और उसने पहले एंटर करने के लिए दरवाजे को पुश किया। स्कैरी हाउस का सीक्रेट रूम किसी पुराने हवेली की तरह लग रहा था। दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा आंगन था और हल्की रोशनी थी। आसपास घिसा पिटा पुराना सामान बिखरा पड़ा था और जमीन पर सूखे पत्तों का ढेर था और वहाँ कोई लैंप ऑन नहीं था, जो देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। अनाया ने अपनी चिन को उठाकर इशारा करते हुए क्रिस से कहा, जाओ और देखो क्या उन दोनों लैंप को हटाया जा सकता है। क्रिस ने आसपास खड़े लोगों को देखा। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कहना चाहता हो, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? अनाया खुद ही आगे बढ़ गई। उसके पैर चूना पत्थर के फर्श पर पड़ रहे थे, जो चटाक आवाज़ के साथ तुरंत टूट गया। इस आवाज़ से नव्या इतनी डर गई कि वह कांपने लगी। नव्या वर्चस्व को ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसने वर्चस्व को अनाया के पीछे जाते हुए देखा। मिसेज सिंह सच में बहुत ब्रेव हैं, कहते हुए वर्चस्व उसके फेस की स्माइल बड़ी हो गई। आपने क्या कहा? अनाया वर्चस्व की बात को साफ साफ सुन नहीं पाई थी। सोनाली और क्रिस ने एक दूसरे की तरफ देखा और किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। आखिर वर्चस्व ने अनाया को मिसेज सिंह जो कहा था। अनाया ने एक साथ दोनों लैंप हटा दिए। क्रिस ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता चला कि उन्हें हटाना है?
अनाया ने चलते हुए क्रिस से पूछा, क्या यहाँ लाइट का और कोई सोर्स है? वर्चस्व के होठों पर प्राउड वाली स्माइल थी और उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वह चीख चीख कर सबसे कहना चाहता हो, उसकी वाइफ सबसे स्मार्ट है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वर्चस्व के एक्सप्रेशन देखकर नव्या बुरी तरह जालस हो गई। उसने दुष्यंत को भी धीमी आवाज में हंसते हुए देखा जो आंखों ही आंखों में अनाया को अप्रिशिएट कर रहा था। नव्या को लगा इतने डरावने माहौल में भी अनाया डरी हुई क्यों नहीं है? वह इतनी शांत कैसे रह सकती है? आखिर अनाया में ऐसा क्या है जो वह जहां भी जाती है हमेशा सुर्खियां बटोरने में कामयाब हो जाती है? पीछे की विंडो सडनली खुल गई और एक वाइट कलर का लहराता हुआ भूत विंडो के सामने से गुजर गया। क्रिस इतना शॉक था कि उसे पसीना आ गया और वह जोर से चिल्लाया, अनाया अब क्या होने वाला है? अनाया ने कमर पर हाथ रखे और क्रिस को देखते हुए बोली, तुम लोग यहाँ अपने दम पर खेलने आए थे या मेरी दम पर? उसकी बात सुनकर क्रिस शॉक्ड रह गया और उसे सबके सामने थोड़ा एम्बेरस फील हुआ। अनाया ने एक लैंप लिया और दुष्यंत के हाथ में थमा दिया। मेरी केयर करने के लिए थैंक यू सो मच मिस रॉय, दुष्यंत बोला और उसने लैंप ले लेते हुए अनाया की उंगलियों को अजीब तरह से छुआ तो अनाया ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली। उसने देखा कि दुष्यंत के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे। उसे लगा शायद उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा। राइट। दुष्यंत बहुत खुश था जैसे अनाया उसे स्पेशली ट्रीट कर रही हो। अनाया ने अपनी फेस पर फेक स्माइल लाते हुए कहा, मिस्टर खत्री है खत्री, आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपके पास लाइट अवेलेबल है तो आप अपनी मंगेतर को लेकर जा सकते हैं और आप दोनों को मेरे आसपास रहने की जरूरत नहीं है। अनाया यहाँ आओ, वर्चस्व की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अनाया ने अपना सर घुमाया और वर्चस्व को एक पुराना लैंप पकड़े हुए देखा। उसकी आईब्रो के बीच में हल्की पीली रोशनी नजर आ रही थी जो उसके हैंडसम से फेस को और भी ज़्यादा हैंडसम बना रही थी। अनाया वर्चस्व की तरफ देखा और बोली, आप इतने सैड क्यों लग रहे हैं? हालांकि हमेशा की तरह वर्चस्व के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन अनाया उसके इमोशन और फीलिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। वर्चस्व ने कुछ भी नहीं कहा और दिल ही दिल में बड़बड़ाया, जब तुम दुष्यंत से बात करोगी तो मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? उद्धरण। अनाया ने भी अपनी आंखें घुमाईं लेकिन वह जानती थी कि वर्चस्व के नाराज होने का मतलब क्या है। लेकिन फिर भी वह मन ही मन बोली, अब तुम्हें नाराज होना है तो हो जाओ, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। नव्या की आवाज़ चारों तरफ गूंज गई और वह जोर से बोली, मुझे घास फूस के ढेर में एक कागज़ का टुकड़ा मिला है। सोनाली ने पूछा, उस पर क्या लिखा है? नव्या बोली, मुझे वह समझ में नहीं आ रहा, उसके वर्ड थोड़े अजीब हैं। अनाया ने नव्या के हाथों से वो कागज़ का टुकड़ा खींचा और नव्या को अजीब तरीके से देखते हुए कहा, यह एक लेटर है जिसमें एक ट्राइबल लैंग्वेज में लिखा है कि पुरानी हवेली में एक लड़की थी जिसके साथ पहले रेप किया गया और फिर उसका मर्डर करके उसे कुएं में फेंक दिया, लेकिन वह मरी नहीं। हर किसी के फेस पर एक ही एक्सप्रेशन थे, मिस रॉय सच में बहुत स्मार्ट हैं। नव्या के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा बुरे हो गए और उसका फेस गुस्से से लाल हो गया। लास्ट लाइन अनाया ने धीरे से कही थी लेकिन कोई भी क्लू ढूंढने वाला उसे अच्छी तरह से समझ सकता था। सोनाली ने नव्या का मजाक उड़ाते कहा, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? नव्या इतनी गुस्से में थी कि उसने दांत पीस लिए और क्लैरिफिकेशन देते हुए बोली, मैं ज़्यादा तक टाइम आउट ऑफ इंडिया रही हूँ, मुझे इस तरह की लैंग्वेज नहीं आती। सडनली विंडो पर एक फीमेल भूत की परछाई नजर आए और वह फिर गायब हो गई। नव्या को लगा कि वह भूत उसके पीछे है। वह चीखकर आगे की तरफ दौड़ी और कुएं के पास जाकर जोर से चिल्लाए। उसके सामने अनाया थी। नव्या ने अपना हाथ बढ़ाया और अनाया को धक्का मारकर कुएं में धकेल दिया। अनाया, वर्चस्व ने जोर से चीखते हुए अपने हाथ में लैंप लेकर अनाया को पकड़ने के लिए दौड़ा। नव्या को अपने पैर पर जोरदार फोर्स फील हुआ और वह भी अनाया के साथ कुएं में गिर गई। नव्या को अपने भीतर अजीब सी ठंडक फील हुई। वह इतनी डर गई थी कि जोर से चीखने लगी। कुएं के ऊपर लोहे का जाली वाला कवर था जो अपने आप खटाक की आवाज़ के साथ बंद हो गया। अनाया अनाया कहते हुए वर्चस्व पागलों की तरह उसे लोहे की जली को पीटने लगा, लेकिन उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ उस लोहे के रोड के मुकाबला नहीं कर सकी। मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद अनाया की स्वीट सी आवाज़ वर्चस्व के कानों में गूंज गई। कुएं में अंधेरा था इसलिए बाहर से कोई भी कुएं के अंदर नहीं देख पा रहा था। अनाया ने ऊपर देखा और उसे वर्चस्व का फिक्र भरा चेहरा नजर आया जो पागलपन की हद तक ताला तोड़ने के लिए जाल को पीट रहा था। फिक्र मत करिए, ये कुआं ज़्यादा गहरा नहीं है और नीचे गड्ढे हैं। यहाँ चारों तरफ इंफ्रारेड डिटेक्टर होने चाहिए। यहाँ एक सुरंग भी है। मैं नीचे सुरंग ढूंढ रही हूँ, आप लोग ऊपर क्लू ढूंढिए, शायद ऊपर कुछ ऐसा हो जो नीचे का लॉक खोल सकता है। अनाया ने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए वर्चस्व को अपनी सिचुएशन के बारे में बताया दिया। अपना ख्याल रखो अनाया। वर्चस्व की आवाज़ में फिक्र हर कोई सुन सकता था। उसने अपने गुस्से को दिल में दबा लिया और इस घटिया खेल को हजारों बार कोसा। अनाया को अपने दिल में थोड़ी हंसी आ रही थी लेकिन उसे दिल ही दिल में अजीब सी स्वीट वाली गुदगुदी होने लगी। अनाया ने अपने बगल में खड़ी नव्या पर नज़र डाली और जानबूझकर पूछा, युवराज आपने अपना ख्याल रखने के लिए किसे कहा है? वर्चस्व बहुत गुस्से में था और उसने एग्रेसिव होकर कहा, तुम्हारे अलावा अनाया और कौन है? नव्या की एक्सप्रेशन बिगड़ गए। अनाया जानबूझकर हंसते हुए बोली, ओह ठीक है तो फिर मैं अपना ख्याल रखूंगी। ये सोचते हुए कि नव्या ने उसे जानबूझकर नीचे धकेल दिया था, उसने दुष्यंत से कहा, मिस्टर खत्री आपको अपनी मंगेतर से कुछ कहना नहीं है क्या? दुष्यंत बोला, मिस रॉय आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। आप नव्या के साथ क्या करती हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है।
दुष्यंत ने बिल्कुल भी नहीं छुपाया कि उसके दिल में नव्या के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। नव्या को बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ और उसने अपने दांत पीस लिए। अनाया ने सुरंग ढूंढी और नीचे से बाहर निकल गई। नव्या अनाया के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वह इस डरावनी जगह पर अकेली नहीं रह सकती थी। कौन जानता था कि इस जगह पर उसे उस मरी हुई औरत की लाश मिल जाती। अनाया ने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी तो बोली, मिस आहूजा, जब आप मुझे पसंद नहीं करती तो आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हैं? नव्या ने सामने रोशनी नजर आई, उसे दिल में थोड़ी राहत हुई। उसने अनाया को धमकाने की कोशिश करते हुए कहा, अनाया, अगर तुमने मुझे अपने साथ नहीं खींचा होता तो मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं करती। अनाया हंसते हुए बोली, कभी कभी दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद भी खाई में गिर जाते हैं। अनाया हंसते हुए बोली, कभी कभी दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद भी खाई में गिर जाते हैं। मिस आहूजा, अपने आप से पूछें, क्या आपके हाथ किसी के खून से रंगे हुए नहीं हैं? जब आपने मुझे परेशान करने के लिए उन 3 लोगों को भेजा था तो उन्होंने आपके डर से सुसाइड कर लिया। क्या उन लोगों की मौत का इल्जाम आपके ऊपर नहीं आएगा? नव्या की आंखें सिकुड़ गईं और वह डर से कांपते हुए बोली, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सब मेरी माँ की गलती थी। और वैसे भी उन लोगों ने सुसाइड किया था, मैंने उन्हें नहीं मारा। नव्या ने कभी नहीं सोचा था कि अनाया का इतना खतरनाक साइड भी होगा। अनाया सच में बहुत सारे थी। कभी नबी ने देखा कि ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। नव्या की पूरी बॉडी डर से कांप गई और उसके माथे पर पसीना चमक गया। वह डर से एक कोने में खड़ी थी। अनाया बोली, मिस आहूजा, यह मत सोचिए कि आपने जो किया है मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अनाया को एक पेपर का टुकड़ा और एक ज्वेलरी बॉक्स मिला। अनाया ने ज्वेलरी बॉक्स को ओपन करते हुए कहा, तुमने नताशा के साथ मिलकर मुझे चाकू मारा, फिर अपनी माँ के साथ मिलकर मेरा रेप कराने और मेरी लाइफ और करियर बर्बाद को करने की कोशिश की। तुमने वर्चस्व को मुझसे छीनने की 1000 कोशिशें की। खैर, इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि मैं पहले ही उससे डिवोर्स ले चुकी हूँ। क्या अब मुझे तुम्हें ये सब करने की सजा नहीं देना चाहिए? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? नव्या बहुत हैरान थी। उसने ये सब बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया था। अनाया ने हिकारत भरी नज़रों से नव्या की तरफ देखा और बोली, तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें ये सब बताऊं। कहते हुए अनाया आगे बढ़ गई। नव्या ने कुछ भी जल्दबाजी में करने की कोशिश नहीं की। उस रूम में पहले ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और अपने सोचने समझने की कैपेसिटी पहले एक हो चुकी थी। अदरवाइज वह अनाया का सिर पकड़कर दीवार पर मार देती। अनाया ने सामने एक औरत की लाश देखी जिसका जिक्र पेपर में किया गया था। अनाया के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वह नव्या के बाहर आने का वेट करने लगी। जैसे ही नव्या बाहर आए और उसकी नज़र उस डेड बॉडी पर पड़ी, उसके कदम धीमी हो गए। वह इतनी डर गई कि जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ जमीन पर थे और उसने कुछ छुआ था। वह सच में एक हड्डी का टुकड़ा था जो उस डेड बॉडी का हाथ था जो टूटकर अलग हो गया था। अनाया जमीन पर बैठ गई और नव्या की चिन को पकड़ते हुए बोली, नव्या, मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है और उससे भी ज़्यादा तुम्हारे कैरेक्टर से। फिर तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें बचाऊंगी? नव्या कांपती हुई आवाज में बोली, अनाया, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो सब लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला कहेंगे। हर कोई जानता है कि यहाँ हम दोनों अकेले हैं। अनाया हंसते हुए बोली, ओह, तो फिर आज मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे बुरा कहे। अनाया ने नव्या का सिर पकड़कर उस डेड बॉडी के ऊपर दबा दिया। नव्या का सिर उस डेड बॉडी के पैर पर था और डेड बॉडी के पैरों में रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली जूतियां पहनी हुई थीं। हालांकि यह एक नकली पैर था, लेकिन फिर भी नव्या बहुत ज़्यादा डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अनाया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए, लेकिन अनाया पर कोई असर नहीं हुआ। वह हैरान होने की एक्टिंग करते हुए बोली, अरे नव्या, तुम भी डरती हो? तुम्हें भी डर लगता है क्या? ऐसा तो नहीं है कि तुमने पहले कोई डेड बॉडी नहीं देखी या तुम्हारे हाथ दूसरों के खून से नहीं रंगे हैं? क्या तुम भूल गई कि तुमने पास्ट में कुमुद को किस तरह से मारने की कोशिश की थी? क्या तुम भूल गई कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरा रेप कराने की साजिश रची थी? कहते हुए अनाया ने नव्या का सिर उस बॉडी पर दबा दिया। नव्या उस डेड बॉडी से दूर हो जाना चाहती थी। उसने खुद को लगभग घसीटते हुए उस बॉडी से दूर किया, लेकिन ये पूरा रूम ही हांटेड था। दीवारों पर ब्लड बनाए गए थे। नव्या जितना आंखें खोलकर इधर उधर देखती उसे उतना ही डर लग रहा था। सामने एक बड़ा सा टूटा हुआ मिरर लगा था। अनाया ने नव्या के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए मिरर के पास ले गई। अनाया ने नव्या की गर्दन पकड़कर उसे मिरर के सामने किया और बोली, देखो नव्या, खूनी लोगों की सूरत कैसी नजर आती है। इस हॉन्टेड रूम के डरावने एटमॉस्फेयर में जब नव्या ने अपना रिफ्लेक्शन टूटे मिरर में देखा तो वह बुरी तरह कांप गई। उसका फेस बहुत डरावना लग रहा था और रोने की वजह से उसकी आंखों का करिश्मा भी फैल गया था। नव्या डर से कांपते हुए बोली, अनाया, तुम मेरे साथ यह सब क्यों कर रही हो? अनाया बोली, अपने आप से पूछो नव्या, क्या तुमने कभी दूसरों के साथ गलत नहीं किया? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी? नव्या ने कभी नहीं सोचा था कि अनाया इतनी खतरनाक होगी। उसका ये क्रूर साइड देखकर नव्या सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। उसे नहीं पता था कि वह गुस्से में कांप रही है या डर के कारण। नव्या कांपते हुए आवाज में बोली, अनाया, तो यही तुम्हारा असली चेहरा है? तुम हमेशा ही पोलाइट, डिसेंट और काइंड होने की एक्टिंग करती रहीं और दुनिया को और राज को धोखा देती रहीं, राइट? अनाया ने शांत नज़रों नव्या को देखा और बोली, जो जैसा होता है उसे सारी दुनिया वैसी ही नजर आती है।
सडनली तेज आवाज के साथ कुएं का लोहे का गेट खुल गया और कोई फिर से कुएं के अंदर को कूद आया था। अनाया, अनाया, वर्चस्व की फिक्र भरी आवाज चारों तरफ गूंज गई और तेज कदमों की आहट अनाया के करीब आती गई। सोनाली और क्रिस कभी उसके साथ थे। वह लंबा शख्स तेजी से आगे बढ़ा। इससे पहले अनाया साफ साफ देख पाती उसकी पूरी बॉडी के चारों तरफ वर्चस्व की मजबूत गर्म बाहें लिपटी हुई थीं और उसका सिर वर्चस्व के सीने से लगा हुआ था। वर्चस्व अनिया से इतनी जोर से लिपट गया जैसे उसकी हड्डियों को पीस देना चाहता हो, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने एक सेकंड के लिए भी अनाया को छेड़ा तो वह उसे खो देगा। शश, वर्चस्व मुझे हट हो रहा है, अनाया ने वर्चस्व के कंधे को थपथपाते हुए कहा। वर्चस्व आपको क्या हुआ? क्या आपको डर लग रहा है? डोंट मूव, मैं तुम्हें थोड़ी देर हक करूंगा। वर्चस्व ने अपनी पकड़ ढीली कर दी लेकिन अनाया को अपनी मजबूत बाहों के घेरे से आज़ाद नहीं किया। उसकी गर्म सांसें अनाया के कान से टकरा रही थीं और उसे थोड़ी गुदगुदी हो रही थी। अनाया भरते हुए बोली, वर्चस्व छोड़िए मुझे। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने अनाया की गर्दन में अपना सिर दबाया और बोला, बस थोड़ी देर और। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वर्चस्व की हरकतें बहुत ज़्यादा फीलिंग से भरी हुई थीं। अनाया ने फील किया कि शायद वह दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और उसे अपने और वर्चस्व के रिलेशन को सुझाने और उसे एक मौका फिर से देने के बारे में सोचना चाहिए। अनाया को लगा कि उसे वर्चस्व के साथ बैठकर एक बार अपने रिश्ते के बारे बात करने की ज़रूरत है। क्रिस ने पास में पड़ी डेड बॉडी वाली औरत के पैरों को पिंच करते हुए कहा, ये तो नकली है। नव्या का फेस पीला पड़ा हुआ था गया। वह इतनी डरी हुई थी कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। क्रिस बोला, मिस आहूजा आप ठीक तो हैं? नव्या ने जबरदस्ती स्माइल पास करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं थोड़ी डरपोक हूँ। क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि मुझे किसी ने नीचे खींच लिया था, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा डर गई थी। सोनाली ने अपनी आंखें घुमा लीं। वह इस तरह की बकवास बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी। पास्ट में वह भी वर्चस्व को पाने के लिए अनाया से टकराने को तैयार थी, लेकिन जब उसने अनाया के बारे में जाना तो उसे लगा कि अनाया सच में बहुत अच्छी है और वर्चस्व उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन अब जब वह दूसरे लोगों को इस तरह की हरकतें करते हुए देखती है तो उसे अलग से नफरत होती है। अनाया नव्या की बकवास नहीं सुनना चाहती थी। उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, मैंने आसपास देख लिया है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोग जहाँ से आए हमें वहीं से लौटना पड़ेगा। उन लोगों ने पहले ही लॉक खोल लिया था, इसलिए उन्हें वापस जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब लोग बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गए। नव्या अभी भी डरी सहमी सी दीवार के पास एक कोने में पड़ी थी। उसकी हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने पीछे से को पुकारते हुए कहा, राज मुझे डर लग रहा है। वर्चस्व के आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए। जब अनाया ने वर्चस्व को रुकते हुए देखा तो उसे अपने दिल में एक अजीब सी टीस फील हुई और वह आगे बढ़ गई। नव्या को लगा था कि वर्चस्व उसको उठाएगा और अपने साथ बाहर ले जाएगा, लेकिन वर्चस्व रुका और उसने बिना पलटे ही कहा, अगर तुम यहीं रहोगी तो तुम्हें और भी ज़्यादा डर लगेगा। नव्या का दिल तड़प उठा। वर्चस्व ने उसे पलट कर देखा तक नहीं, और अनाया जो कि वर्चस्व से आगे चल रही थी स्माइल किए बिना नहीं रह सकी। उसे नव्या के वर्चस्व को इमोशनली ब्लैकमेल करके फंसाने वाले पुराने तरीकों पर हंसी आने लगी थी। जब वह लोग बाहर निकले तो सामने एक बड़ा सा हॉल था। कुछ लोग अलग हो गए और अलग अलग चीज़ों को ढूंढने लगे। अनाया ने चारों तरफ देखा और उसे सामने बड़ी सी कबर्ड नजर आए। अनाया बोली, लिविंग रूम में कर नहीं होना चाहिए, इसलिए हो सकता है यहाँ एक दरवाज़ा हो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। वर्चस्व में अनाया की कलाई पकड़ ली और बोला, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अनाया ने कबर्ड में देखा। वहाँ बहुत कंजेस्टेड जगह थी जहाँ सिर्फ एक लड़का या दो लड़कियाँ ही जा सकती थीं। सोनाली ने अपना हाथ बढ़ाया और बोली, मैं अनाया के साथ उसकी हेल्प के लिए जाऊंगी। लेकिन जब उसने वर्चस्व की कोल्ड और धमकी भरी नज़रें उस पर पड़ी तो वह 2 कदम पीछे हट गई और बोली, आई थिंक युवराज और अनाया को साथ जाना चाहिए। कैबिनेट के अंदर बहुत कम जगह थी, इसलिए उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से चिपक गई। अनाया ने दोनों हाथों से वर्चस्व को पकड़ लिया और उसके पैर वर्चस्व के पैरों के साथ दबे हुए थे। वर्चस्व के हाथ अनाया की कमर पर थे और वह सबकॉन्शियसली अनाया की कमर को सहलाने लगा। अनाया को अपनी बॉडी पर अजीब सी गर्मी फील हुई और वह गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही थी और धीरे धीरे उसके कानों तक बढ़ गई। अनाया की कमर पर अजीब से सेंसेशन हो रहे थे। उसने वर्चस्व से कहा, अपने हाथ हटाए। वर्चस्व ने जवाब दिया, नहीं। उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए कहा, अनाया तुम्हारी कमर फिर से पतली लग रही है। अनाया को लगा क्या यह एक लड़का और लड़की के बीच में नॉर्मल बात करने का तरीका है। अगर उसकी कमर पतली लग भी रही थी तो क्या हुआ, कुछ समय पहले तक वह बीमार थी और उसने अभी तक अपनी कमर के लिए एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया था। कुछ ही देर बाद कैबिनेट का डोर ओपन हो गया। अनाया ने देखा कि सामने दुष्यंत खड़ा है। जैसे ही उन दोनों की आंखें मिली दुष्यंत ने अजीब तरीके से उसकी तरफ स्माइल पास की, जिससे अनाया ने अपना मुंह बिगाड़ लिया। वर्चस्व बोला, क्या हुआ? अनाया ने ना में सिर हिलाया और बोली, कुछ नहीं। वह एक बड़े से रूम में आ गए जहां चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। 1 मीटर ऊंची घास की दीवार थी और आसपास कंकाल पड़े हुए थे। सेंट्रल एयर कंडीशनर से ठंडी हवा घास के ऊपर पड़ रही थी और साउंड सिस्टम से भूतों के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अनाया ने इसे डिज़ाइन करने वाले डिजाइनर को मन ही मन अप्रिशिएट किया। ये सच में बहुत डरावना और रियलिस्टिक लग रहा था।
कैबिनेट से बाहर निकलने में थोड़ी देर लगी, इसलिए वर्चस्व में अनाया को बाहर निकलने में हेल्प किया। अनाया एक पल के लिए शॉक्ड रह गई और बोली, मैं खुद भी बाहर आ सकती हूँ। मैं कोई नव्या नहीं जो मुझे हर बात के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़े। वर्चस्व नहीं जानता था कि वह सच में जेलस थी या नहीं, लेकिन उसके फेस की स्माइल बड़ी हो गई। वह बोला, मिस रॉय का कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता। उसने अनाया का हाथ पकड़ लिया। अनाया ने वर्चस्व को अजीब तरीके से देखा और बोली, आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? अनाया फील कर सकती थी कि आज वर्चस्व उसका बिहेवियर बहुत अलग था, वह पहले की तरह रूड और कोल्ड नहीं था। अनाया को लगा हो सकता है वर्चस्व को डर लग रहा हो, इसलिए उसने पूछा, वर्चस्व आपको डर लग रहा है क्या? वर्चस्व को हंसी आ गई। आखिर अनाया ने ये सोचा भी कैसे कि वह डर रहा है। वर्चस्व ने रिस्पांस करते हुए कहा, हम थोड़ा सा। वर्चस्व को लगा अगर वह मना कर देगा तो अनाया उसे अपना हाथ नहीं पकड़ने देगी। अनाया को हल्की सी हंसी आ गई। क्या वर्चस्व सच में इस तरह की चीज़ों से डरता है? लेकिन फिर भी उसने वर्चस्व को अपना हाथ पकड़ने की परमिशन दे दी। रास्ता बहुत संकरा था और दोनों तरफ कब्रें थीं। अनाया आगे थी और वर्चस्व उसके पीछे चल रहा था। अनाया ने सडनली पूछा, वर्चस्व क्या वहाँ पर कोई है? वर्चस्व ने अनाया की नज़रों को फॉलो किया और उसकी आईब्रो सिकुड़ गईं। उसने कहा, नहीं। ओह ठीक है, कहते हुए अनाया आगे बढ़ गई। उसे लगा कि वहाँ कोई नॉन प्लेयर कैरेक्टर होगा, हालांकि उसने वहाँ एक अजीब सी परछाई देखी थी जो स्केरी हाउस के एलिमेंट की तरह नहीं लग रही थी। वर्चस्व का नाइट विजन अनाया से अच्छा था और उसने साफ साफ देखा था कि वहाँ जो भी था उसने नॉन प्लेयर कैरेक्टर की ड्रेस नहीं पहनी हुई थी। वर्चस्व ने अनाया को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे गले लगाकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ से बाहर निकल जाओ। अनाया ने हैरानी से वर्चस्व की आंखों में देखा। वह ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो दिखाई दे रहा था वह यही था कि मेरी बात मानो और यहाँ से फौरन निकल जाओ। अनाया को लगा यहाँ सच में कोई गड़बड़ है, वरना वर्चस्व इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। अगर वह यहाँ रही तो सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व पर बोझ बनेगी और उसके लिए परेशानियां खड़ी करेगी। वर्चस्व इस पूरे प्रोग्राम में अकेला नजर आया, लेकिन उसे अपने साथ बॉडीगार्ड लाने की आदत थी और उसे यहाँ रहने से ज़्यादा बॉडीगार्ड को अंदर लेकर आने की ज़रूरत थी। अनाया ने बाहर जाने के लिए जैसे ही एक कदम बढ़ाया, उसी वक्त घास से काली परछाई बाहर निकली और उस पर झपट पड़ी। फॉर्चुनेटली अनाया बहुत अवेयर थी, इसलिए उसने तुरंत रिएक्ट किया और एक कदम पीछे हट गई। उसकी पीठ वर्चस्व की बॉडी से टकरा गई और वर्चस्व ने उसे मजबूती से संभाल लिया। अनाया बोली, वर्चस्व बी केयरफुल। तभी किसी ने अनाया की जगह वर्चस्व पर अटैक किया। वर्चस्व ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और अनाया ने सबसे पहले जो चीज़ देखी वह उस शख्स के हाथ में एक सिरिंज थी। वर्चस्व ने अनाया को एक हाथ से प्रोटेक्ट किया और अपने सामने वाले शख्स को एक राउंड किक मार दी। अनाया को किसी के नीचे गिरने और दर्द चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अनाया डरी हुई और कंफ्यूज थी। वह घबरा कर बोली, वर्चस्व ऐसा लग रहा है कि अभी उसके हाथ में कोई सिरिंज थी। अनाया को लगा कोई सिरिंज के साथ क्या करेगा? क्या वह उन लोगों को मारने या किडनैप करना चाहता था? वर्चस्व की चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। थोड़ी देर पहले एक शख्स घास के ढेर से बाहर निकाला और उसने अनाया के ऊपर अटैक करने का दिखावा किया और फिर वर्चस्व के ऊपर अटैक कर दिया। वर्चस्व में उसे किक मारी तो सिरिंज कब्रों के देर में लुक कर गायब हो गई। वर्चस्व ने अनाया को पकड़ा और अपनी पैंट की पॉकेट से एक छोटा चाकू निकाल कर देते हुए कहा, अपने आप को सेफ रखना और इससे खुद को चोट मत पहुंचा लेना। चाकू पकड़ते वक्त अनाया के हाथ कांप रहे थे। अनाया ने चाकू को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वह बहुत ज़्यादा अलग नजर आ रही थी। सडनली एक और शख्स उसकी तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही अनाया पर अटैक किया, अनाया ने तुरंत चाकू से उस पर अटैक कर दिया। चाकू की तेज ब्लेड उस शख्स की बॉडी में घुस गई और तुरंत खून बहने लगा। उस शख्स को उम्मीद नहीं थी कि अनाया के पास चाकू होगा। इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह थी कि उसने सोचा भी नहीं था कि अनाया उसका यूज़ कर पाएगी। वह शख्स तुरंत लुढ़क कर दूर चला गया। तब तक वर्चस्व को कुछ लोगों ने घेर लिया था। अनाया जोर से चिल्लाई, वर्चस्व डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अनाया ने यही बात एक बार फिर कही। उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरी फिक्र मत करना। जाहिर था वह दूसरों को वर्चस्व को डराने के लिए खुद का यूज़ नहीं करने देना चाहती थी। अनाया के हाथ में जो चाकू था उससे ब्लड की बूंदें टपक रही थीं, जिसे देखकर अनाया की पूरी बॉडी अकड़ गई। वहाँ कुछ लोग थे जो वर्चस्व की तरफ तेजी से बढ़ गए। अनाया नहीं देख पाई कि कितने लोग थे। अनाया ने कुछ लोगों के पीटे जाने की आवाज़ ही सुनी। राज, क्या आपके अंदर कोई क्लू मिला? बाहर से नव्या के गेट खोलने की आवाज़ आए और उसने खुश होकर पूछा। वर्चस्व और अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया तो नव्या बोली, अरे क्या बात है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? वर्चस्व में उन सबको पीट कर जमीन पर पटक दिया और वहाँ संकरा रास्ता था। वर्चस्व धीरे धीरे से अनाया की तरफ बढ़ गया। वह सब लोग कहाँ हैं? अनाया ने पूछा। वर्चस्व बोला, वह लोग भाग गए। जाहिर था वह लोग वर्चस्व के कंपैरिजन में इस जगह से ज़्यादा फैमिलियर थे। वर्चस्व ने अनिया के हाथ में चाकू देखा जिस पर अभी भी ब्लड लगा हुआ था। उसने अनाया से कहा, अनाया उसे फेंक दो। अनाया सच में डरी हुई थी। उसने फौरन चाकू फेंक दिया। वर्चस्व ने पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? अनाया ने धीरे से कहा, नहीं। क्या आपको चोट लगी है? नहीं, कहते हुए वर्चस्व में अनाया को अपनी बाहों में खींचकर सीने से लगा लिया और 2 कदम पीछे हटकर उसने एक जोरदार किक उस प्रॉप कबर्ड पर मारी और धड़ाम की आवाज़ के साथ कबर्ड बिखर गई। दोनों रूम आपस में जुड़े हुए थे। सोनाली शॉक्ड रह गई और बोली, इसे बर्बाद करने के लिए आपको उसका बिल पे करना पड़ेगा।
क्रिस ने देखा कि वर्चस्व पर एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वह जल्दी से उसके पास आया और बोला, क्या हुआ भाई? वर्चस्व ने कोल्ड वॉइस में पूछा, वॉकी टॉकी पर कौन है? दुष्यंत बोला, वॉकी टॉकी मेरे पास है, क्या हुआ? वर्चस्व ने दुष्यंत को अजीब नज़रों से देखा। वह उससे बात नहीं करना चाहता था। उसने वॉकी टॉकी ऑन किया और फ्रंट डेस्क पर कहा, कुछ हुआ है? कोई अंदर आया था? सभी ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर भी कुछ हुआ हो। वर्चस्व ने अनाया का हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। क्रिस ने भी तुरंत सोनाली का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। दुष्यंत ने देखा कि उसकी मंगेतर हिल नहीं रही है। उसने अपना सिर घुमाकर नव्या की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह शोक में चली गई हो। दुष्यंत बोला, अगर तुम यहाँ खड़ी रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारा वेट बिल्कुल नहीं करूंगा। नव्या को अभी भी अपनी पूरी बॉडी पर अजीब सी ठंडक फील हो रही थी। जब वर्चस्व ने उस प्रोकबर्ड को तोड़ा तो उसके ऊपर भी उसके टुकड़े ओलों की तरह गिर पड़े थे। हालांकि उसे चोट नहीं लगी, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी फिक्र नहीं की। किसी को उसकी याद नहीं आई। हर कोई जानता था कि वह इस जगह से बहुत डरती है, लेकिन सिर्फ दुष्यंत ने उसे बुरे तरीके से बुलाया था। और इसके ऑपोजिट अनाया, जिसने उसे कुएं में खींचा और जानबूझकर डराया, उसके प्यार को छीन लिया। उसे वर्चस्व हाथ पकड़कर यहाँ से ले गया जैसे वह खो जाएगी। ये सच में बहुत ज़्यादा फनी था। नव्या को अपने दिल में अजीब सा दर्द हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी अंतरात्मा अंधेरों की गहराइयों में डूब गई हो। ये सच में बहुत दर्दनाक था और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। जब वह लोग बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर जो कैमरामैन थे वह भी बेहोश पड़े थे। वर्चस्व ने फौरन अपना फ़ोन उठाया और कॉल कर दिया। थोड़ी ही देर में 8 बॉडीगार्ड तुरंत उसके सामने आकर खड़े हो गए। वर्चस्व ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, 4 लोग अंदर जाओ और ढूंढो। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन वाले रूम को स्पेशली चेक करना। सोनाली अनाया के पास आए और बोली, अनाया क्या हुआ? अनाया ने कहा, किसी ने वर्चस्व और मुझ पर अटैक किया है। सोनाली की शोक से आंखें फैल गईं। कुछ देर बाद बॉडीगार्ड के हाथ में एक से सिरिंज लेकर आया और उसने कहा, सर हमें यह मिला है। अनाया ने तुरंत उसे पहचान लिया और बोली, क्या यह एक वायरस है? वर्चस्व ने अपनी आंखें खतरनाक ढंग से सिकोड़ लीं और कहा, यह जहर है। वर्चस्व ने बॉडीगार्ड से कहा, इसे ले जाकर पुलिस स्टेशन में जमा कर दो और कंप्लेंट भी करो। आज का खेल यहीं खत्म हो गया था। वर्चस्व और अनाया पर अटैक करना कोई छोटी बात नहीं थी। दुष्यंत वर्चस्व के करीब आया और चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, युवराज मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस बात को पुलिस तक पहुंचाएंगे। आपने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया। वर्चस्व ने हल्की सी स्माइल करते हुए दुष्यंत को देखा और बोला, आखिर मैं एक अच्छा सिटीजन हूँ। कुछ भी होता है तो मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लौटते वक्त बॉडीगार्ड बिल्कुल भी नहीं छिपे। 3 बॉडीगार्ड कार उन दोनों के साथ थे और वर्चस्व ने सभी के साथ 2 बॉडीगार्ड भेजे। इसके अलावा वर्चस्व ने नव्या या दुष्यंत के साथ भी बॉडीगार्ड भेजे। गेम के रूल्स के हिसाब से वर्चस्व कार ड्राइव कर रहा था और उसके बॉडीगार्ड पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। वर्चस्व ने अनाया को सांत्वना देते हुए कहा, क्या तुम अब भी डर रही हो? अनाया बोली, ठीक से कार ड्राइव करिए। उसने वर्चस्व को घूर कर देखा। वह कार ड्राइव करते वक्त भी उसे छू रहा था। अनाया ने रियर व्यू मिरर में बैक सीट पर बैठे हुए बॉडीगार्ड को देखा। उन्होंने पहले ही अपना चश्मा उतार लिया था और उनके एक्सप्रेशन ऐसी थी जैसे कह रहे हों, हमने कुछ नहीं देखा। अनाया ने आह भरी। उसे फील हुआ कि उसकी एक्स वाइफ वाली इमेज गायब होती जा रही है और दूसरे लोग, वर्चस्व के बॉडीगार्ड और यहाँ तक कि वर्चस्व खुद उसे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट कर रहा है। अब यहाँ सिर्फ वर्चस्व के लोग थे, इसलिए अनाया को फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अनाया मेन टॉपिक पर लौट आए और बोली, वर्चस्व क्या आपको दुष्यंत पर डाउट है? वर्चस्व उसने आईब्रो उछालकर अनाया को देखा, जैसे कह रहा हो मिस रॉय को कैसे पता चला? अनाया बोली, इसलिए कि आपने इस मैटर में पुलिस को इन्वॉल्व किया है। यह आपके काम करने का स्टाइल नहीं है। वर्चस्व बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ। वह हमेशा से अनाया की स्मार्टनेस को अप्रिशिएट करता था। उसने जानबूझकर पुलिस को इन्वॉल्व किया क्योंकि वह सीधे सीधे दुष्यंत के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था और उसने जानबूझकर उसके साथ अपने बॉडीगार्ड भेजे जो उसे प्रोटेक्ट करने से ज़्यादा उसे पर नज़र रखने के लिए थे। अनाया ने पूछा, वर्चस्व आप आगे क्या करने का प्लान बना रहे हैं? वर्चस्व बोला, मिस रॉय हमारे प्रेजेंट रिलेशनशिप को देखते हुए मैं आपको अपने सारे सीक्रेट नहीं बता सकता। आप हमारे प्रेजेंट रिलेशनशिप को देखते हुए मुझे गले लगा सकते हैं। आप मेरे साथ छेड़खानी कर सकते हैं, मुझे ज़बरदस्ती अपनी बाहों में खींच सकते हैं और यहाँ तक कि आप मुझे किस भी कर सकते हैं, राइट? अनाया ने गुस्से से भड़कते हुए कहा। वह एक पल के लिए भूल गई थी कि उसकी कार के पीछे बॉडीगार्ड भी बैठे हुए हैं। वर्चस्व ने पूरी बेशर्मी से कहा, मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ भी गलत है। उद्धरण चिन्ह। अनाया ने अपने दोनों हाथ फोल्ड किया और वर्चस्व की आंखों में घूरते हुए बोली, मैं आप जैसे बेशर्म इंसान के साथ बात नहीं करना चाहती। उसने फौरन विंडो से बाहर देखना शुरू कर दिया। वह वर्चस्व से नाराज थी और उसने इस बात को बिल्कुल भी नहीं छुपाया। वर्चस्व के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। जब बॉडीगार्ड्स ने वर्चस्व को इस कदर हंसते देखा तूने उन्हें लगा जैसे उन्हें लाइफ टाइम सीरीज देख ली हो। वर्चस्व ने रियर व्यू मिरर में बॉडीगार्ड्स को देखा और बॉडीगार्ड तुरंत सीधे बैठकर बॉस के बोलने का वेट करने लगे। वर्चस्व बोला, उनमें से एक को अनाया ने मेरे चाकू से इंजर कर दिया है।
बॉडीगार्ड ने वर्चस्व के एक्सप्रेशन देखे बॉस का उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए बॉडीगार्ड बोला, मैडम, सर के पास जो चाकू था उसके ऊपर स्पेशल ड्रग लगा हुआ था। यदि आप उस चाकू से किसी को इंजर करेंगी तो वह शख्स तुरंत ही पैरालाइज्ड हो जाएगा और उसकी इंजरी वाला घाव तेजी से सड़ने लगेगा। इसके अलावा ये ड्रग सर ने खुद डेवलप किया था और बाहर इसका एंटीडोट नहीं मिलेगा। अनाया ने अजीब नज़रों से वर्चस्व को देखा। आज उसे वर्चस्व की एक और क्वालिटी के बारे में पता चला था। उसने थोड़ी फिक्र से कहा, क्या वह दवा जान भी ले सकती है? बॉडीगार्ड ने कहा, नहीं मैडम। इससे पहले वह कुछ और कहता वर्चस्व ने उसे घूर कर देखा और बॉडीगार्ड ने तुरंत अपना मुंह पर बंद कर लिया। वैसे भी वर्चस्व की वाइफ के साथ कोई और ज़्यादा बातें नहीं कर सकता था। अनाया और वर्चस्व पर अटैक कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए मैनेजर और कैमरामैन ने तुरंत सभी लोगों को जो घर बैठकर इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे था उन्हें इन्फॉर्म किया। सुचित्रा बोली, प्रोग्राम को जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टर का पैसा रॉयल फैमिली लौटाएगी। अनाया और वर्चस्व रूम में आ गए। ये रिसोर्ट में उनकी आखिरी रात थी। कल से प्रोग्राम खत्म हो रहा था। तभी वर्चस्व का मोबाइल रिंग करने लगा और वह बाहर चला गया। अनाया भी शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में चली गई। नहाने के बाद उसने देखा कि वह अपने कपड़े नहीं लाए और वॉशरूम में सिर्फ एक मीडियम लेंथ का टॉवल ही है। अनाया ने गहरी सांस ली और डोर को हल्का सा खोलकर देखा। चारों तरफ देखने पर भी उसे वर्चस्व कहीं नजर नहीं आया। अनाया ने जैसे ही रूम में कदम रखा वह लगभग वर्चस्व से टकराते हुए बची और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अपने सामने का नज़ारा देखकर वर्चस्व के अंदर आग लगने लगी। अनाया की बर्फ जैसी चिकनी और सफ़ेद बॉडी वर्चस्व के सामने थी। उसके इरादे उसकी आंखों में नजर आ रहे थे। वर्चस्व ने अनाया की तरफ कदम बढ़ाए तो अनाया पीछे खिसकते हुए दीवार से टकरा गई और बोली, वर्चस्व आप क्या कर रहे हैं? हम देने का डिवोर्स हो चुका है। वर्चस्व ने अनाया के दोनों तरफ अपने हाथ टिकाए और बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। अनाया ने अपनी पलकें झपकाई और हैरानी से वर्चस्व उसकी तरफ देखा। वर्चस्व उसके करीब आते हुए बोला, तुम अभी मेरी वाइफ हो। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अनाया की शौक से आंखें फैल गई और वह बोली, कर क्या कहा आपने? वर्चस्व ने नोटिस किया कि अनाया इमोशनली इम्बैलेंस फील कर रही है तो वह सेटिस्फाइड होकर उसके और भी करीब आ गया और उसके होठों को छूते हुए बेला, मिसेज सिंह जा सकती है और मैरिज लॉ को देख सकती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि एक तरफा पेपर पर सिग्नेचर करने से डिवोर्स हो जाएगा तो भी दादी ने उस डिवोर्स सेटलमेंट को खराब कर दिया और मुझे अब भी अपनी वाइफ के करीब आने और प्यार करने का पूरा हक है। अनाया ने हैरानी से वर्चस्व को देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका माइंड ब्लैंक हो गया हो। क्या ये शख्स इतने दिनों से उसके मजे ले रहा था? उसने यह बात से पहले क्यों नहीं बताए? वर्चस्व ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे दीवानों की तरह पैशनेटली चूमने लगा। आज उसकी किस बहुत इंटेंस थी और वह आज वर्चस्व बहुत सीरियस हो गया था। अनाया को जी भरकर चूमने के बाद वो अनाया से एक कदम पीछे हटा और अपने हाथ से अनाया की चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, 10 डिस्टेंस किल्स मी अनाया, आई एम डाइंग एवरी मोमेंट। कहते हुए उसने अनाया का हाथ पकड़कर अपने सीने पर दिल की जगह पर रख दिया। अनाया ने अपना हाथ वापस हटाना चाहा लेकिन वर्चस्व ने फोर्सफुली उसके हाथ को अपने सीने पर प्रेस करते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था ना अनाया? तुम्हें लगा मैं नव्या और तुम्हारे बीच नव्या का चुनूंगा, बट मैंने हमेशा जिसे चुना वह तुम थी अनाया, सिर्फ तुम। अनाया कुछ नहीं बोल पाए और इमोशनल हो गई। उसका हाथ वर्चस्व के सीने पर था। अनाया वर्चस्व की धड़कनों को फील कर रही थी। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था और अनाया के दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। बाथरूम से बाहर निकलने पर कुछ देर पहले तक तो अनाया पूरी ठंडी हो रही थी लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह तपने लगी थी। वर्चस्व ने अनाया की गर्दन पर होंठ रख दिए। अनाया ने बहकती हुई आवाज में कहा, आह। वर्चस्व। इससे पहले अनाया कुछ भी बेलती वर्चस्व बोला, शश। वर्चस्व के हाथ उसकी पीठ पर फिसलने लगे थे। जब अनाया को एहसास हुआ कि वर्चस्व क्या कर रहा है तो वह उसे दूर धकेलना चाहती थी लेकिन वह वर्चस्व के पैशन से डील नहीं कर पा रही थी। वर्चस्व के चूमने से अनाया का टॉबल स्लिप होने लगा था। अनाया की धड़कन ही रुक गई थी। वो दोनों ही बिल्कुल खामोश थे लेकिन उनके बीच की केमिस्ट्री फायर का काम कर रही थी। वर्चस्व ने अनाया को अपनी बाहों में उठा लिया और रूम में बड़े से किंग साइज बेड पर लेटा दिया। उसकी धड़कनों का शोर वर्चस्व के कानों में गूंज रहा था। वर्चस्व ने अनाया को देखा। उसका पूरा फेस शर्म से लाल हो रहा था। उसकी क्यूट सी नाक रेड होकर और भी क्यूट लग रही थी। वो अनाया के ऊपर झुका और थोड़ी सख्ती से अनाया की कलाइयों को पकड़ा और बेड के साथ प्रेस कर दिया। वर्चस्व ने अनाया के करीब आकर कुछ देर अनाया के फेस के एक्सप्रेशन देखे, फिर दीवानों की तरह उसे हर जगह चूमने लगा। किस करते हुए वर्चस्व बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गया था। वो जिस दीवानगी के साथ अनाया को चूम रहा था उन दोनों के ही इमोशन हाई हो रहे थे और उन दोनों की ही धड़कनें बेकाबू हो रही थी। अनाया को जी भर के किस करने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाकर अनाया की टॉबल को अनरैप करते हुए बोला, अनाया मुझे बेटी चाहिए। वर्चस्व ने अनाया को अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, अनाया कई लड़कियां थीं जो मुझसे शादी करना चाहती थीं लेकिन मैं आज तुम्हारे सामने एक्सेप्ट करता हूं कि अगर किसी इंसान के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहता हूं तो वह तुम हो, सिर्फ तुम। आई लव यू अनाया, आई लव यू सो मच। वर्चस्व ने देखा कि उसके बाहों में लेटी हुई लड़की पहले ही थक कर सो चुकी है। वह बहुत थक गई थी। आखिर वर्चस्व ने उसे काफ़ी देर तक सताया जो था। कल जब वर्चस्व रूम में एंटर हुआ तो उससे पास मोंटी का कॉल आया था।
उसने बताया कि गौरव के लिए बोनमेरो का मैच मिल गया है। हालांकि यह खुशी की बात थी, लेकिन इस न्यूज ने वर्चस्व को बिल्कुल भी खुश नहीं किया। जिस शख्स से गौरव का बोनमेरो मैच हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि नव्या थी। नव्या गौरव की सगी बहन थी और वह शख्स थी जिससे अनाया सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। लेकिन वर्चस्व एक बात और बहुत अच्छी तरह से जानता था कि दुनिया की कोई भी चीज़ अनाया के लिए अपने भाई के सामने मायने नहीं रखती। भले ही गौरव उसका सगा भाई नहीं था, लेकिन अनाया उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। और बोनमेरो की सौदेबाजी में नव्या ने अगर गौरव की जिंदगी के बदले में अनाया से वर्चस्व को छोड़ने के लिए कहा तो अनाया अपने भाई के लिए तुरंत उसे छोड़ने तैयार हो जाएगी। पिछले कुछ महीनों में वर्चस्व देख चुका था कि उसकी वाइफ कितनी पत्थरदिल हो सकती है। वह भले ही उसके सामने तड़पता रहे, पल पल मरता रहे, लेकिन उसे फिर इस पर तरस नहीं आएगा। अगर एक बार नव्या ने बोनमेरो के बदले अनाया से अपनी शादी की कुर्बानी चाही तो वर्चस्व अच्छी तरह जानता था कि अनाया उसे छोड़कर चली जाएगी और कभी जिंदगी में पलटकर भी नहीं दिखेगी। वर्चस्व ने जानबूझकर आज बिना प्रिकॉशंस के अनाया के साथ आज रिलेशन बनाए। वह बच्चा चाहता था ताकि वह अनाया को हमेशा अपनी जिंदगी में रख सके और अनाया कभी उसे छोड़कर ना जा सके। वर्चस्व को बच्चे की कोई चाहत नहीं थी, लेकिन वह अनाया के बिना जिंदा नहीं रह सकता था। वर्चस्व जानता था कि वह जो कर रहा था वह गलत था, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह पहले से ही बहुत अच्छा इंसान नहीं था। और रही बात अनाया की तो वह उसकी नाराजगी, उसकी नफरत, उसका गुस्सा, उसका नखरा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, बट वह उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वर्चस्व ने अपनी बाहों में लेटी हुई अनाया को देखा। वह बहुत क्यूट लग रही थी और उसके फेस पर एक सेटिस्फैक्शन था। वर्चस्व ने बहुत वक्त बाद उसे इतने सुकून से सोते हुए देखा था, लेकिन वर्चस्व आज रात को सो नहीं पाया। उसने अनाया को कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, अनाया मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। वर्चस्व हल्की रोशनी में अनाया के फेस के देख रहा था। सडनली मोबाइल वाइब्रेशन की आवाज़ सुनकर वह अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने देखा कि उसके फ़ोन की स्क्रीन पर नव्या का नंबर फ्लैश हो रहा है। वर्चस्व की आंखों सिकुड़ गईं। उसने अनाया को ब्लैंकेट से कवर किया और अपना नाइट गाउन पहनकर बालकनी में आकर नव्या का कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव करते हैं सामने से नव्या बोली, राज मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करना है। वर्चस्व से बोला, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। साफ साफ समझ में आ रहा था कि वर्चस्व नव्या में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। नव्या बोली, राज प्लीज़ मुझसे बात करिए वरना मैं सुसाइड कर लूँगी। वर्चस्व की आंखें कोल्ड हो गईं और वह धीमी आवाज़ में नव्या की हंसी उड़ाते हुए बोला, अब मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए इन पुराने तरीकों का यूज़ करना बंद कर दो नव्या। वर्चस्व कॉल कट करने ही वाला था कि नव्या बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ राज, मैं आपके बिना नहीं रह सकती और मैं दुष्यंत से शादी नहीं करना चाहती। वर्चस्व बोला, नव्या मैं शादीशुदा हूँ, अनाया मेरी वाइफ है, मुझ पर, मेरी हर एक सांस पर और मेरी हर एक चीज़ पर उसका हक है और सिर्फ उसी का हक रहेगा। राज लेकिन मेरा क्या? नव्या लगभग दर्द से तड़पते हुए बोली और उसकी आंखों में अनाया के लिए गुस्सा झलकने लगा। वर्चस्व बोला, नव्या मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम्हारे खर्चे उठाने और तुम्हारा ख्याल रखने का मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूँ। वर्चस्व की बात पूरी होने से पहले ही नव्या बोली, लेकिन राज जिस लड़की ने वक्त आपकी हेल्प की थी वह मैं नहीं थी। वर्चस्व एक पल के लिए ठिठक गया और बोला, तो फिर कौन थी? नव्या ने फील किया कि वर्चस्व को इस बात में इंटरेस्ट है। उसने कहा, आप मेरे रूम में आइए, मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन थी। वर्चस्व ने बेड पर सो रही है अनाया को देखा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। नव्या जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करके पलटी, उसके सामने दुष्यंत खड़ा था। एक पल के लिए नव्या के शॉक रह गई। दुष्यंत के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उसने सारी बातें सुन ली हैं। नव्या ने खुद को संभाला और पूरे कॉन्फिडेंस से दुष्यंत की तरफ देखकर बोली, दुष्यंत मैं आपसे पहले ही कह चुकी थी, मैं आपसे प्यार नहीं करती। हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। मैं खत्री फैमिली की बहू बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे आपकी वाइफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुष्यंत ने नव्या की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मुझे तुम जैसी घटिया लड़की को अपनी वाइफ बनाने में यूं भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात खत्री फैमिली की बहू बनने की, तो तुम उसके लायक नहीं हो। किसी दूसरे शादीशुदा मर्द को अपने कमरे में आने के लिए इन्वाइट कर रही हो, वह भी उसे जिसकी अनाया जैसी वाइफ हो। नव्या देखो खुद को, तुम कभी अनाया के टूटे हुए बाल से भी अपनी बराबरी नहीं कर सकती। दुष्यंत, नव्या गुस्से से चीखी। दुष्यंत ने एक जोरदार थप्पड़ नव्या के गाल पर मार दिया। नव्या लड़खड़ा कर फर्श पर गिर पड़ी और उसकी आंखों में फौरन आंसू आ गए। वह बहुत नाज नखरों से पली थी। थप्पड़ मारकर दुष्यंत ने उसे पलट कर देखा तक नहीं और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद नव्या हड़बड़ा कर उठी। दुष्यंत उसकी जिंदगी में यूं भी मायने नहीं रखता था। उसे जिसकी फिक्र थी वह वर्चस्व था। दुष्यंत आसपास नहीं था और नव्या वर्चस्व उसका वेलकम करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। उसने एक ट्रांसपेरेंट रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी थी और उसका खूबसूरत फिगर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। हालांकि दुष्यंत के थप्पड़ मारने की वजह से उसका लेफ्ट गाल सूज गया था और उसके होठों के पास भी हल्का कट लग गया था, जिससे उसका फेस बहुत ज़्यादा बदसूरत लग रहा था और उसके गाल पर उंगलियों के निशान भी थे। वर्चस्व ने जब उसे देखा और उसे अपने दिल में थोड़ी नफरत फील हुई। वर्चस्व ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और पूछा, मुझे उस लड़की की पहचान बताओ। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाल रखा था।
नव्या बोली, क्यों नहीं, पहले आप अंदर आइए। वर्चस्व नव्या के साथ बकवास करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसने ऊपर से नीचे तक नव्या को देखा और उसके आंखों के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। वह किसी सेक्सी लड़की की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी। वर्चस्व ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। फाइनली नव्या जिद करते हुए बोली, मैं आपको तभी बताऊंगी जब आप अंदर आओगे। वर्चस्व का पेशेंस जवाब देने लगा था। वह घूमा और चला गया। ऐसा नहीं था कि उसे उस लड़की के बारे में नहीं जानना था, लेकिन वह नव्या के रूम में नहीं जाना चाहता था। नव्या ने पीछे से कहा, जो लड़की हॉस्पिटल में आपकी केयर करती थी वह मैं नहीं थी। वर्चस्व के बढ़ते हुए कदम रुक गए। नव्या ने देखा कि वर्चस्व उस लड़की की कितनी फिक्र करता था। ये बात उसके दिल में चाकू की तरह उतर गई। अगर वर्चस्व उस लड़की के बारे में जानना चाहता था तो वह उसे बिल्कुल नहीं बताएगी। हालांकि उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया और बोली, राज मुझे बस आपको कुछ समझाना है, मुझे इस तरह रिजेक्ट मत करिए प्लीज़। वर्चस्व अंदर चला गया लेकिन और अंदर नहीं जाना चाहता था। वह एंट्रेंस से कुछ ही कदम की दूरी पर अंदर खड़ा था। नव्या बोली, राज मैं दुष्यंत के साथ शादी नहीं करना चाहती। उसने मुझे मारा, देखिए मेरे फेस पर थप्पड़ के निशान हैं। मैं खुश नहीं हूँ राज, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ मेरे प्यार को मत ठुकराइए। वर्चस्व लगभग बोर होते हुए बोला, नव्या मैं शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ है। नव्या पागलों की तरह चीखते हुए बोली, आपका और अनाया का डिवोर्स हो चुका है। हर कोई जानता है कि आपने उसे न्यू पहले से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। वर्चस्व की आंखें सिकुड़ गई और उसने नव्या के वर्ड्स को करेक्ट करते हुए कहा, मेरा और अनाया का डाइवोर्स नहीं हुआ है। मैंने उसे न्यू पैलेस से बाहर नहीं निकाला बल्कि वह खुद पैलेस छोड़कर चली गई थी। वर्चस्व की बात सुनकर नव्या तुरंत सहम गई और उसने घबरा कर वर्चस्व को देखा और बोली, क्या मतलब, आपने डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर नहीं किए थे? वर्चस्व बोला, नव्या मेरा और तुम्हारा रिश्ता यहीं खत्म हो गया है। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व पलटा और बाहर की तरफ बढ़ गया। वह ऐसी धोखेबाज लड़की से मतलब नहीं रखना चाहता था जिसने उसे इतने सालों तक झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाया। नव्या आगे बढ़ी और उसने पीछे से वर्चस्व पर अपनी बाहें लपेट दीं। उसने सोचा था कि वर्चस्व उसे धकेलकर जमीन पर गिरा देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी उसे गिराएगा नहीं बल्कि वहीं जम जाएगा। जब नव्या को कुछ अजीब सा फील हुआ और उसने डाउटफुल नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा, वह अनाया एक सुंदर सी सिफोन की वाइट कलर की नाइटी पहनकर खड़ी थी जो किसी परी की तरह खूबसूरत लग रही थी और उन दोनों को ही देख रही थी। नव्या ने जानबूझकर कहा, राज मैं आपसे प्यार करती हूँ, भले आपकी शादी हो गई हो मैं फिर भी आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपके लिए दुष्यंत को छोड़ सकती हूँ। उसने पहले से भी ज़्यादा जोर से वर्चस्व उसको गले लगा लिया। वह अनाया के जालस एक्सप्रेशन देखना चाहती थी। वह अनाया को दर्द में रोते और तड़पते हुए देखना चाहती थी। वह चाहती थी कि अनाया गुस्से में अपना आपा खो दे और वर्चस्व को नाराज़ कर दे। अनाया ने 2 कदम रूम में अंदर की तरफ बढ़ाए और अपनी आईब्रो उछालते हुए बोली, नव्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि चोरी करना बुरी बात है, फिर भले ही वह दूसरों की चीज़ें हो या दूसरों का हस्बैंड। वर्चस्व ने अनाया के एक्सप्रेशन देखे। उसके फेस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई इंटरेस्टिंग शो देख रही हो। अनाया वर्चस्व को समझाते हुए बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी, जब मैं उठी तो मैंने आपको रूम में नहीं देखा। मैं आपको देखने बाहर तक आ गई। अगर आप नव्या के साथ थे तो कम से कम आपको पहले दरवाज़ा तो बंद कर लेना चाहिए था। वर्चस्व के फेस के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वह गुस्से में था या दर्द में। क्या अनाया को उसे दूसरों के साथ देखकर जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई? कोई लड़की उसके पति से लिपटी हुई है और वह दरवाज़ा बंद करने की एडवाइस दे रही हैं। नव्या को भी उम्मीद नहीं थी कि अनाया वर्चस्व से इतने शांत तरीके से बात कर पाएगी। उसने अनाया से कहा, यह मेरा रूम है अनाया और मैंने यहाँ तुम्हें आने की परमिशन नहीं दी है। अनाया को अजीब लगा और वह बोली, नव्या मैं तुमसे मिलने नहीं आई। अनाया ने फिर वर्चस्व की तरफ देखा और बोली, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि हम लोग वापस घर चल रहे हैं या आपका यहाँ और रुकने का इरादा है। उसने लास्ट लाइन नव्या को देखते हुए कही। वह फिर नव्या से बोली, नव्या अगर मैं तुम्हारी जगह में होती तो खुद को इतना बदसूरत नहीं दिखाती, स्पेशली उस शख्स के सामने जो मुझे पसंद है। इतना कहकर अनाया वहाँ से चली गई। नव्या इतने गुस्से में थी कि उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। वह चाहती थी कि वर्चस्व से उस पर तरस खाए, लेकिन वह पूरी तरह भूल गई थी कि उसका चेहरा सूजा हुआ कितना बदसूरत लग रहा होगा। वह सच में इस खूबसूरत, घमंडी और डोमिनेटिंग अनाया के सामने जोकर की तरह लग रही थी। नव्या ने उम्मीद भरी नज़रों से वर्चस्व की तरफ देखा, लेकिन वर्चस्व ने उसे एक झटके से खुद से दूर धकेल दिया। वह इस घटिया लड़की से बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था। वर्चस्व बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ गया और अनाया के कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। अनाया ने उसे देखा और पूछा, वर्चस्व क्या आपने नव्या को थप्पड़ मारा? वर्चस्व के दिल की बेचैनी और भी बढ़ गई और वह कोल्ड वॉइस में बोला, नहीं। उसने अनाया का पीछा किया। अनाया ने अपना कार्ड स्वाइप किया और फौरन रूम में अंदर आ गई। वर्चस्व ने एक झटके के साथ अनाया को पकड़ा और धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करते हुए अनाया को दीवार से प्रेस कर दिया। अनाया ने आंखें सिकुड़कर वर्चस्व की तरफ देखा। वर्चस्व में उसकी दोनों हाथ पकड़कर दीवार से लगाए और उसकी सॉफ्ट सी बॉडी वर्चस्व की बॉडी के बीच में दब गई। वर्चस्व ने नाराज़गी से पूछा, अनाया क्या तुम नाराज़ नहीं हो? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा?
वर्चस्व का दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था जैसे वह फटकर बाहर आ जाएगा। उसका दिमाग में तूफान मचा हुआ था जब से उसे पता चला था कि गौरव को बोनमैरो नव्या से मैच करता है। वर्चस्व के दिल में उथल पुथल मच गई थी। कल रात भी वही था जिसने अपने प्यार का इजहार किया और अनाया ने एक वर्ड भी नहीं कहा। क्या ऐसा था कि उसे वर्चस्व उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं थी? ये सब सोचते ही वर्चस्व की बेचैनी और फेस की कोल्डनेस और बढ़ गई। वर्चस्व के फेस के एक्सप्रेशन देखते हुए अनाया धीरे से बोली, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। जैसे ही अनाया ने यह बात कही वर्चस्व के अंदर आग लगने लगी। अनाया फिर बोली, मैंने नोटिस किया था कि नव्या ही थी जो आपको परेशान कर रही थी। आप तो बाहर जाने के लिए बढ़ चुके थे लेकिन उसने आपको रुकने के लिए मजबूर किया और मैंने आपके एक्सप्रेशन देखे थे, आपकी आंखों में नफरत साफ साफ नजर आ रही थी और आप उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते थे। अनाया की बात सुनकर वर्चस्व शॉक्ड रह गया। अनाया आगे बोली, भले ही उसने आपको शेड्यूस करने के लिए सेक्सी ड्रेस पहनी हो, लेकिन उसका फेस और उसकी हरकतें जिस तरह की थीं, मुझे नहीं लगता कि वह आपके दिल में अपने लिए ज़रा सी भी जगह बना पाई होगी। हालांकि मुझे उसके फेस पर थप्पड़ का निशान देखकर अच्छा नहीं लगा। अगर दुष्यंत ने नव्या को थप्पड़ मारा तो वह बहुत ही घटिया इंसान है। किसी भी अच्छे मर्द को औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। वर्चस्व का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह हंसे या रोए। उसने क्यूरियस होकर पूछा, अभी अभी तुमने जो कहा, अगर उन सारी बातों पर तुमने ध्यान नहीं दिया होता तो क्या होता? अनाया ने फुल एटीट्यूड में वर्चस्व की आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर आप उन सारी बातों के लिए मुझे क्लेरिफिकेशन देते और फिर मैं डिसाइड करती कि मुझे क्या करना है। अनाया की बातों में वर्चस्व के लिए धमकी साफ साफ झलक रही थी। वर्चस्व के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। अनाया का यह एटीट्यूड जानलेवा था। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि अनाया उसे छोड़कर चली जाए। वर्चस्व की मन में कल रात के इंटीमेट मोमेंट्स घूमने लगे और उसने मन ही मन विश किया कि अनाया प्रेग्नेंट हो जाए। वह आगे बढ़ा और उसने पूरे डोमिनेशन के साथ अनाया के हाथ पकड़कर दीवार पर सिर के आपर लगाए और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वह अपना गुस्सा, इनसिक्योरिटी, दर्द, तड़प, जेलसी सब कुछ अनाया के होठों पर निकाल देना चाहता था। अनाया उसके सीने पर मार रही थी लेकिन वर्चस्व बिल्कुल भी नहीं रुका। वह अनाया को तब तक चूमता रहा जब तक अनाया सांस लेने के लिए तड़पने नहीं लगी। अनाया की पूरी बॉडी में निढाल होकर वर्चस्व उसकी बाहों में झूल गई और वह बुरी तरह हाँफ रही थी। वर्चस्व ने उसे सहारा देकर अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, अनाया, गौरव का बोनमैरो मैच मिल गया। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया की आंखों में चमक आ गई और उसने झट से अपनी बाहें वर्चस्व के गले से लपेटकर उसके होठों को धीरे से चूम लिया। अनाया बोली, थैंक यू सो मच वर्चस्व, आप सोच भी नहीं सकते मुझे इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार था। गौरव के लिए बोनमैरो ढूंढना मेरी जिंदगी का सपना था। अब मेरा भाई हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अनाया ने नहीं पूछा कि वह कौन है जिसका बोनमैरो गौरव से मैच हुआ है, लेकिन फिर भी वर्चस्व की आंखों में कोई चमक नहीं थी। हालांकि उसने अनाया को सीने से लगाकर अपनी बाहों में कस लिया था। तारांकन। गौरव जैसे ही रूम में अंदर एंटर हुआ उसने देखा कि कियारा की हरकतें कुछ अजीब थीं। कियारा, कियारा, गौरव ने 2 बार पुकारा। कियारा अपनी नज़र उठाकर गौरव की तरफ देखा तो गौरव ने नोटिस किया कि उसकी आंखें लाल हो रही थी और उनमें अजीब सी चमक थी। एक पल के लिए तो कियारा की नज़र से गौरव का दिल दहल गया। वह उसके करीब गया और उसके गालों को छूते हुए बोला, क्या तुमने ड्रिंक की है? कियारा मासूम सी सूरत बनाते हुए बोली, हाँ थोड़ी सी। गौरव ने गहरी सांस ली और पूछा, क्यों? कियारा बोली, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी। गौरव की आंखों सिकुड़ गईं। उसे ऐसा लगा उसके होते हुए अगर किसी ने कियारा को टेंशन दी तो वह सच में दुनिया से उसका नाम और निशान मिटा देगा। गौरव ने पूछा, तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही थी? कियारा बोली, क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो गया, अब हमें घर जाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। उसका बचकानी जवाब सुनकर गौरव का दिल कर रहा था वह किसी दीवार पर अपना सिर मार कर ले। गौरव ने अपनी अपनी आंखें घुमाई और जैसे ही जाने के लिए पलटा कियारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कियारा के हाथ पकड़ने से गौरव को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी में कट दौड़ गया हो। उसने पलटकर कियारा को देखा तो कियारा बोली, गौरव, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? गौरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह इस बात से इनकार कैसे कर सकता था? आखिर उसके सामने खड़ी लड़की वही थी जिसके गौरव खुली आंखों से सपने देखा करता था, लेकिन उसकी हाँ और ना दोनों ही कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गौरव को इस तरह चुप देखकर कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे लगा जैसे कुछ गलत हुआ है। गौरव उसके करीब आया और उसकी आंखों से आंसू पूछते हुए बोला, क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इससे पहले कि गौरव कुछ भी रिएक्ट कर पाता कियारा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धकेला और वह चेयर पर बैठ गया। कियारा तुरंत ही उसकी गोद में आकर बैठ गई। गौरव की पूरी बॉडी जम गई। वह हिल नहीं पाया। कियारा गौरव के सीने पर अपना सिर रखा और उससे लिपट गई। कियारा, तुम नशे में हो, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? गौरव हकलाते हुए बोला। उसकी बॉडी में आग लगने लगी थी। वह मन ही मन बुरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर बड़बड़ाया, इडियट लड़की, जानती भी है क्या कर रही है? उद्धरण। तुम मुझे पसंद नहीं करते ना? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? गौरव ने आह भरी और पेशेंटली समझाया, कियारा, तुमने ड्रिंक कर रखी है और तुम नशे में हो। उद्धरण चिन्ह। मैं नशे में नहीं हूँ, कियारा ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा।
गौरव ना में सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। हर शराबी शराब पीने के बाद यही कहता है कि मैं नशे में नहीं हूँ। कियारा के छोटे छोटे हाथ गौरव की फेस पर फिसलने लगे। गौरव की पूरी बॉडी अकड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल ब्लास्ट करके बूम की आवाज़ के साथ फट जाएगा। गौरव कियारा को खुद से दूर तक धकेलना चाहता था, लेकिन कियारा की सॉफ्ट सी बॉडी और उसके बालों की खुशबू गौरव को पागल कर रही थी। कियारा ने ऊपर से उठा कर देखा। उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थीं। गौरव की आंखें बंद हो गईं और उसके वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने कियारा के होठों पर अपने होंठ रख दिए। हालांकि गौरव के दिल गिल्ट था, उसने नशे में एक लड़की को किस किया। सुबह जब उसे पता चलेगा तो वह सुबह उस पर इल्ज़ाम लगाएगी। उसे लगा कि वह सच में बदमाश इंसान है, लेकिन फिक्र करने वाली बात यह थी क्या कियारा सच में उसे पसंद करती थी। उसने कियारा को अपनी बाहों में खींचकर सीने से लगा लिया, वह भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह गौरव से कैसे लिपट गई। गौरव ने दिल ही दिल में डिसाइड किया जब तक कियारा उसके पास है वह उसे पसंद करती है, तब तक चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा और प्यार करेगा। लेकिन गौरव को वर्चस्व के बारे में सोचकर ही घबराहट से होने लगी थी। सुबह गौरव अपने रूम से बाहर निकल गया। कियारा अब तक सोई हुई थी। गौरव वर्चस्व की तरफ चला गया। वर्चस्व ने उस पर नज़र डाली और बोला, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। गौरव बोला, मुझे आपसे कुछ बात करना है। वर्चस्व बोला, ठीक है, जाकर रेस्टोरेंट में मेरा वेट करो। वर्चस्व ने अपनी कॉफ़ी का एक सिप लिया और गौरव की तरफ देखकर बोला, बोलो क्या कहना है। गौरव ने बिना किसी बकवास के सीधे सीधे कहा, मैं कियारा को पसंद करता हूँ। मैंने उसे किस किया। वर्चस्व खड़ा हुआ और जोरदार पंच बनाकर गौरव को मार दिया। इससे पहले कि वह पांच गौरव को पड़ता है उसने बीच में ही अपना हाथ रोक लिया और एक्सप्रेशन लेस होकर गौरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में तूफान था, लेकिन उसने धीरे धीरे खुद को शांत कर लिया और गौरव की कॉलर पकड़कर पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि सडनली तुमने ये सब मुझे बताने का डिसाइड क्यों किया। उद्धरण चिन्ह। गौरव के दिल की धड़कन में बढ़ रही थी और वह बहुत घबराया हुआ था। गौरव बोला, मुझे लगा कि आप और दीदी मेरे रिलेशनशिप पर ऑब्जेक्शन करेंगे। वर्चस्व ने गौरव की कॉलर छोड़ दिया और बोला, मैंने कहा था कि जब तुम कियारा के बारे में मुझसे बात करने आओगे तो मैं तुम्हें कियारा की भाई बनकर मिलूंगा। अब तुम डिसाइड करो कि तुम मेरा साल बनना चाहते हो या मुझे अपना साला बनना चाहते हो। गौरव कंफ्यूज हो गया। दोनों रिश्ते एक ही इंसान के साथ थे, लेकिन उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। गौरव ने डिसाइड किया कि वह इससे पहले कि अनाया को कहीं और से पता चले वह खुद यह अनाया को बताएगा, फिर चाहे उसकी दीदी पीट पीट कर उसका सिर ही क्यों ना फोड़ दे। गौरव अनाया के पास गया और बोला, दीदी क्या मैं गर्लफ्रेंड बन सकता हूँ। अनाया की आंखों सिकुड़ गई और वह बोली, क्या तुमने कोई लड़की पसंद की है। गौरव ने कुछ देर सोचा और बड़ी मुश्किल से बोल पाया, कियारा। अनाया को सेकंड के लिए शॉक्ड रह गई। उसे यकीन नहीं था ये किंडरगार्टन के बच्चे इतनी जल्दी खड़े हो जाएंगे। अनाया बोली, गौरव कियारा ना समझ है। गर्लफ्रेंड बनाना 4 दिन की मौज मस्ती नहीं है। अगर तुम सीरियस हो तो ही अपने कदम आगे बढ़ाना, वरना किसी लड़की की लाइफ खराब करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। गौरव ने अनाया की तरफ देखा और पूरे विश्वास से कहा, दीदी क्या आप अपने भाई पर ट्रस्ट नहीं करती। अनाया ने गहरी सांस ली और बोली, क्या वह भी तुम्हें पसंद करती है। गौरव ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वापस जाने के लिए सब लोग फ्लाइट की तरह बढ़ गए। एयरपोर्ट पर नव्या जानबूझकर अनाया के करीब आए और बोली, वर्चस्व को मुझसे छीनकर इतना मत इतराना अनाया, हो सकता है तुम्हें मेरे सामने नाक रगड़ना पड़े। नव्या ये बात पहले से जानती थी कि अनाया गौरव के लिए बॉनमेरो ढूंढ रही है और नव्या गौरव की सगी बहन थी, इसलिए उसका बॉनमेरो गौरव के साथ मैच करता है। हालांकि गौरव नव्या का सगा भाई था, लेकिन फिर भी उसे गौरव की जान बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह सिर्फ अनाया को मजबूर करने के लिए बॉनमेरो का यूज़ करना चाहती थी। नव्या रिश्तों को इतनी अहमियत नहीं देती थी जितना अनाया देती थी। अनाया की आईब्रो उछल गई, उसे नव्या की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। वापस आकर वर्चस्व ने आहूजा फैमिली के बेटे रचित को कुछ डॉक्यूमेंट ईमेल किए जिनमें अनाया का डीएनए, गौरव का डीएनए था और नव्या के डीएनए की रिपोर्ट थी। डॉक्यूमेंट देखकर रचित की आंखें फैल गईं। क्या अनाया उसकी सगी बहन नव्या थी और इतने दिनों से वह जिसे नव्या समझ रहा था वह लड़की नव्या नहीं थी। रचित की आंखों के सामने अपनी छोटी बहन की बचपन का क्यूट सा फेस घूमने लगा। उसे पहले दिन से ही अनाया से एक अपनापन फील होता था। पुरानी लाड़ प्यार भरी यादों ने रचित के रोंगटे खड़े कर दिए। उसे ऐसा लगा जैसे वह पागल हो जाएगा। तारांकन। आफ्टर 1 मंथ, नव्या अपने बेडरूम में इधर से उधर टहल रही थी। उसने कुछ देर सोचा और एक नंबर डायल कर दिया। 2 बार कॉल करने के बाद भी सामने से कॉल रिसीव नहीं हुआ। नव्या का पेशेंस लेवल बहुत अच्छा था और उसने तीसरी बार भी कॉल कर दिया। 5वीं बार कॉल करने पर सामने वाले ने कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, नव्या ने फौरन अपना मुंह खोला और बोली, गौरव मुझे तुमसे मिलना है। उसे डर था कि कहीं सामने वाला शख्स उसके बारे में जानकर कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट ना कर दे। गौरव का नव्या से बात करने का कोई इरादा नहीं था। वह कॉल डिस्कनेक्ट करने वाला था कि नव्या बोली, मेरी बात अनाया की आइडेंटिटी से रिलेटेड है। गौरव के हाथ रुक गए। वह बोला, क्या कहना चाहती हो। नव्या बोली, मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी। एक कॉफ़ी शॉप में दोनों ने मिलने का डिसाइड किया। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते जाते नहीं थे और मिलना बहुत ज़्यादा सेफ था।
नव्या पहले से ही कॉफ़ी शॉप में गौरव का वेट कर रही थी। गौरव जैसे ही पहुंचा उसने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और बोला, मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दूंगा। अंदर बैठने के लिए अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करना यहाँ का रूल्स था। गौरव ने काफ़ी ऑर्डर कर दी। गौरव ने नव्या की आंखों में देखा और बोला, जो कहना चाहती हो जल्दी कहो, मेरे पास टाइम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसका एटीट्यूड और जेस्चर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और घमंडी लग रहा था। नव्या ने टेबल पर रखे एक छोटे से डिब्बे में से शंकर का एक पैकेट लिया और उसे खोलकर गौरव की कॉफ़ी में डालते हुए कहा, मैंने अनाया के मुंह से सुना है कि तुम्हें मीठा खाना बहुत पसंद है। ये वही पैकेट था जो नव्या ने स्पेशली अपने एक डॉक्टर फ्रेंड से मंगवाया था। इसे खाने से गौरव का ल्यूकेमिया फिर से हो जाएगा और वह बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। गौरव को सच में मीठा खाना बहुत पसंद था। उसे इस कॉफ़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उसने अनाया का जिक्र सुना तो कॉफ़ी का कप उठाकर एक सिप ले लिया। गौरव ने इम्पेशेंट होकर अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और बोला, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। नव्या बोली, गौरव मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, उनमें से पहली बात यह है कि मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर हूँ। अनाया का तुमसे कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। नव्या ने देखा कि गौरव की एक्सप्रेशन चेंज होने लगी है और फिर बोली, और दूसरी बात यह है तुम नहीं जानते तुम्हारा बोनमेरो मुझसे मैच करता है और वर्चस्व और अनाया को इस बारे में पहले से पता है। फिर भी उन दोनों ने तुम्हें नहीं बताया। गौरव को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, गौरव ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। नव्या को इस बात की उम्मीद पहले से ही थी, इसलिए उसने गौरव के सामने डीएनए ने रिपोर्ट फेंक दी। जब गौरव ने उन्हें देखा तो उसके पैरों तले से जमीन के खिसक चुकी थी। नव्या ने गौरव को भड़काते हुए कहा, गौरव आखिरकार तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ, लेकिन वह अनाया और वर्चस्व ने जानबूझकर उन्हें तुम्हें ये बात नहीं बताई और यहाँ तक कि मुझसे झगड़ा भी किया। तुम इस बात पर ट्रस्ट करना होगा गौरव कि मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूँ। अनाया से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद डीएनए टेस्ट करा लो। नव्या ने अपने बालों का एक गुच्छा खींचा और गौरव के सामने रख दिया। गौरव गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वह बोला, नव्या मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि मेरी रगों में जो खून बह रहा है वह तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैच करता है। अगर दीदी और जीजाजी ने मुझे नहीं बताया तो अच्छा ही किया। तुम्हारा बोनमेरो लेने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। तुम मेरी अनाया दीदी की बराबरी कभी नहीं कर सकती। चाहे तुम मेरी कोई भी होती रहो, तुम कभी अनाया दीदी की जगह नहीं ले पाओगी। नव्या का गुस्से से खून खौल गया। आखिर हर कोई अनाया के पीछे इस कदर दीवाना क्यों था? वह अनाया को जान से मार डालना चाहती थी। उसके भाई ने उसे एक बार भी दीदी कहकर नहीं बुलाया और उसे नीचा भी दिखाया। तारांकन। अनाया लिविंग रूम में बैठकर कुछ ईमेल चेक कर रही थी जो रूबी ने उसके लिए भेजे थे। सडनली अननोन नंबर से कॉल आया। जैसे ही अनाया ने कॉल रिसीव किया सामने से आवाज आई, हेलो क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह गौरव राय की फैमिली मेंबर का नंबर है? मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी का काउंसलर हूं। गौरव को ल्यूकेमिया दोबारा हो गया है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जितनी जल्दी हो सके तुरंत पहुंचे। उसकी आवाज़ में फिक्र साफ साफ झलक रही थी। अनाया की आइडेंटिटी को पूरी कंट्री में सीक्रेट नहीं माना जा सकता था। हर कोई जानता था कि गौरव की डॉक्यूमेंट में जो नंबर लिखा है वह अनाया का है और अनाया एक सुपर मॉडल और युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह की वाइफ है। अनाया को बिल्कुल नहीं लगा कि कोई झूठ बोलेगा। वर्चस्व स्टडी रूम से जैसे ही बाहर आया उसने देखा कि अनाया की हालत ठीक नहीं है। उसका फेस पीला पड़ गया था। अनाया लगभग बेहोशी की कगार पर थी और वर्चस्व ने उसे अपनी बाहों में भरकर चूमते हुए पूछा, क्या हुआ अनिया? युवी आप प्लीज़ किसी से इन्वेस्टिगेशन कराइए, गौरव को कुछ हुआ है। वह इतनी घबरा गई कि उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। गौरव ने तुरंत अजय को कॉल किया। 3 मिनट के अंदर ही अजय का कॉल दोबारा आ गया। अजय बोल, गौरव को लोके में दोबारा हो गया है। एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अनाया का पूरा फेस लाल हो गया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। कुछ देर बाद अनाया को होश आया तो अनाया बोली, कियारा को गौरव की हालत के बारे में अभी मत बताना प्लीज़। जब गौरव की हालत ठीक हो जाए तब बताना। अनाया को डर था कि कियारा रो देगी और डर जाएगी। हॉस्पिटल में गौरव आईसीयू में बेड पर लेटा हुआ था। वह अभी भी बेहोश था। उसका पूरा फेस पील पड़ा हुआ था। ल्यूकेमिया और कीमोथेरेपी की वजह से गौरव बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। उसका ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर ने आह भरी और बोला, बोनमेरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद गौरव अभी भी ठीक हो सकता है। अनाया ने आईसीयू के ट्रांसपेरेंट विंडो से गौरव को देखा हुए और बोली, डॉक्टर हमें पहले ही एक बोनमेरो मिल गया है। मैं जल्दी से जल्दी उसे बुलाने का अरेंजमेंट करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनाया को नहीं पता था कि गौरव का बोनमेरो मैच कौन है। अनाया की बात सुनकर डॉक्टर ने राहत की सांस ली और बोला, आपको जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल लाना चाहिए। अनाया ने जब पलट कर देखा कि वर्चस्व उसके पास नहीं था और वह दूर खड़ा होकर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अनाया ने जैसे ही वर्चस्व के पास जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए उसकी कदम लड़खड़ा गए और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाती वर्चस्व कट की स्पीड से उसके करीब आया और उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वर्चस्व उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे चेकअप के लिए अंदर ले गया।
कुछ देर बाद अनाया ने हॉस्पिटल की बेड पर अपनी आंखें खोली और उसे अपने सामने एक फीमेल डॉक्टर नजर आई। उसने अनाया का ब्लड प्रेशर चेक किया और स्माइल करते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस सिंह, यू आर प्रेग्नेंट। अनाया का हाथ सबकॉन्शियसली अपने पेट पर चला गया। उसे नहीं पता था वह खुश है या नहीं, बस इतनी जल्दी वह बच्चा नहीं चाहती थी। हालांकि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता था, उसके पेट में पहले से ही एक नन्ही सी जान थी। अनाया ने वर्चस्वी स्माइल पास करते हुए डॉक्टर को थैंक यू कहा और डॉक्टर बाहर निकल गई। डॉक्टर के बाहर निकलते ही वर्चस्व अंदर आया। अनाया ने उसके फेस को देखा, उसके फेस पर अजीब सी चमक थी और उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। अनाया को रिसोर्ट की वह रात याद आ गई जब वह और वर्चस्व कई महीनों के बाद इंटीमेट हुए थे और वर्चस्व ने उससे कहा था, अनाया मुझे बेटी चाहिए। हालांकि वर्चस्व को पता था कि वह अभी बेबी के लिए रेडी नहीं है और उसे उम्मीद नहीं थी कि वर्चस्व बिना प्रिकॉशंस के ये सब करेगा। वर्चस्व उसके करीब आया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, अनाया अब हमारी प्यारी सी बेटी होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट, स्वीट, बहुत खूबसूरत। कहते हुए वर्चस्व ने अनाया को सीने से लगा लिया। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सडनली उसे कुछ याद आया और उसने स्ट्रांगली रिएक्ट करते हुए वर्चस्व को खुद से दूर धकेला और बोली, गौरव की तबीयत ठीक नहीं है। आपने कहा था कि उसका बोनमैरो मैच मिल गया है, प्लीज़ उसे जल्दी से यहाँ बुला लीजिए। वर्चस्व का खुशी से चमचमाता चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसकी आंख में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। यूवी बताए ना प्लीज़ कौन है वह, अनाया जिद करते हुए बोली। वर्चस्व की मुट्ठी आकाश गई। उसे वह एक नाम लेने में जितनी तकलीफ हो रही थी शायद इतनी तकलीफ से कभी नहीं हुई की तरफ देखा और बोला, नव्या, वह गौरव की सगी बहन है और तुम आहूजा फैमिली की सगी बेटी हो। अनाया को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर बिजली गिर पड़ी हो और उसकी सांसें तेज हो गई, उसका चेहरा लाल हो गया। वर्चस्व नहीं समझ पा रहा था वह गुस्से की वर्चस्व से था या दर्द में। अनाया ने अपनी आईब्रो सिकोड़कर वर्चस्व को देखा और बोली, आप पहले से नव्या के बारे में जानते थे ना? आपने जानबूझकर मुझे ऐसे वक्त में प्रेग्नेंट किया कि अगर नव्या गौरव की जान के बदले में मुझसे कोई शर्त रखे तो मैं आपको छोड़कर ना जा सकूं। आप बच्चे का यूज़ मुझे मजबूर करने के लिए करना चाहते थे, राइट? वर्चस्व ने अपनी नज़रें झुका लीं। उसकी वाइफ पहले से ही स्मार्ट थी। वर्चस्व की खामोशी ये कह रही थी कि अनाया ने जो कहा वह सही था। वर्चस्व अनाया को नहीं बताएगा कि उसे बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वह अपनी अनाया के बिना नहीं रह सकता। वर्चस्व ने अनाया को बाहों में खींचकर सीने से लगा लिया और बोला, अनाया शांत हो जाओ, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अब तुम अकेली नहीं हो, अब तुम्हारे अंदर एक और जान है। अनाया ने वर्चस्व को दूर धकेला और बोली, आप मुझे ये कब बताने वाले थे? वर्चस्व ने गहरी सांस ली और फिर अनाया की तरफ देखकर बोला, मुझे लगा था कि मैं अपने तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर लूँगा, लेकिन गौरव की तबीयत इतनी जल्दी खराब हो जाएगी मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अनाया ने पूछा, क्या नव्या बोनमैरो देने के लिए मान गई? क्या वह इस बारे में जानती है? वर्चस्व बोला, वह मानी नहीं है, बट उसे पता है कि गौरव का बोनमैरो उससे मैच करता है। अनाया को फौरन याद आ गया कि एयरपोर्ट पर नव्या ने क्या कहा था। अनाया कमजोरी से रोने वाले लोगों में से नहीं थी, लेकिन उसे किस्मत के इस घटिया खेल पर हैरानी हो रही थी। उसकी आंखों से तुरंत आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर बह गए। तभी बबोर्ड का डोर नॉक हुआ और एक नर्स आकर बोली, सर, मैडम, पेशेंट को होश आ गया और वह मैडम से मिलना चाहता है। वर्चस्व और अनाया ने गौरव के आईसीयू वार्ड में एंटर किया। कीमोथेरेपी के बाद गौरव का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके लेफ्ट हैंड में इंट्रावीनस ड्रिप लगी हुई थी और उसकी नाक में एक ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ था। अनाया ने अनजाने में ही अपनी आवाज़ सॉफ्ट करके गौरव के राइट हैंड को पकड़ लिया और बोला, गौरव, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? गौरव की नज़र अनाया की लाल आंखों पर पड़ी और वह बोला, दीदी आप रो रही थीं। अनाया ने स्माइल करके उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुमने मुझे डरा दिया था, लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं है, बोनमैरो मैच मिल गया है, दीदी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। जब अनाया ने बोनमैरो कहा तो उसने सबकॉन्शियसली वर्चस्व की तरफ देखा और उसे डर था कि गौरव उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। वर्चस्व ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ हाँ में सिर हिलाने के बाद गौरव को कुछ अच्छा फील नहीं हुआ। उसने पूछा, कियारा को मेरी बीमारी के बारे में पता है क्या? अनाया बोली, अभी नहीं। गौरव इस जवाब से खुश हो गया और बोला, जीजा जी, दीदी मैं आप लोगों से एक हेल्प चाहता हूँ। वर्चस्व की आईब्रो चढ़ गईं। इतने सीधे तरीके से गौरव का उसे जीजा जी कहना बहुत अजीब था। गौरव आगे बोला, प्लीज़ आप कियारा को ये बता दो कि अब मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उससे अलग होना चाहता हूँ। अनाया ने शक्ति से उसे डांटा और उसके दिल में घबराहट की एक लहर दौड़ पड़ी। अनाया बोली, गौरव, इतना नेगेटिव मत सोचो, मैंने कहा ना कि बोनमैरो का सोर्स मिल गया है, तुम ठीक हो जाओगे। गौरव ने कड़वाहट से स्माइल करते हुए कहा, कौन नव्या आहूजा? उसकी बात सुनकर वर्चस्व और अनाया शॉक्ड रह गए और उन्हें एक दूसरे को देखा। वर्चस्व को कुछ डाउट हुआ, भले ही गौरव के पीछे उसके ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था, लेकिन कम से कम इतनी जल्दी उन्हें इस बात का पता लगाना आसान नहीं था। अनाया ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? गौरव बोला, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है दीदी? अनाया बोली, नव्या एग्री हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो, उसकी कुछ शर्तें होंगी जिन्हें पूरा करके मैं उसे सेटिस्फाई कर दूंगी और मेरा भाई हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा।
गौरव की आंखें के लाल हो गईं और वह अनाया की तरफ देखते हुए बोला, दीदी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए आपको उस घटिया लड़की के सामने सिर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी सड़ी हुई बॉडी के लिए मेरी बहन को किसी के सामने नाक रगड़ना पड़े। सड़ी हुई बॉडी कहते हुए अनाया की आवाज़ कांपने लगी। वह इतने दर्द में थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने भाई को अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी और उसकी हिम्मत कैसे हुई को खुद को इतना सस्ता समझने की। गौरव बोला, दीदी आपको मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी नव्या के साथ मेरा बोन मैरो मैच होना कोई कोइंसिडेंट नहीं है, सच तो यह है कि मैं उसका बायोलॉजिकल भाई हूँ। क्या? अनाया शॉक्ड रह गई। उसने काफ़ी देर तक कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसे ऐसा लगा कि उसके कानों में कुछ गड़बड़ है। गौरव ने अनाया से अपना हाथ छुड़ा लिया और ब्लैंकेट के अंदर चादर को मुट्ठी में भरकर अनाया की तरफ देखते हुए बोला, दीदी मैं वैसे भी आपका सगा भाई नहीं हूँ। मैं नव्या का रिलेटिव हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगाए। अगर आप कियारा को समझाने में मेरी हेल्प कर सकती हैं तो ठीक है, वरना आपको मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। गौरव कहते हुए अनाया की आवाज़ सिसकियों में बदल गई और वह कभी गौरव पर नाराज नहीं हुई, लेकिन इस वक्त वह गौरव को थप्पड़ मारना चाहती थी। अनाया आईसीयू वार्ड से बाहर निकल गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वर्चस्व ने गहरी नज़रों से गौरव को देखा और अनाया के पीछे चला गया। वह सामने एक सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखकर वर्चस्व का दिल दर्द से तड़प उठा। उसकी हालत ऐसी थी कि देखने वालों को उस पर तरस आ जाए। अनाया कहते हुए वर्चस्व ने उसे ऊपर खींच लिया। उसका पूरा फेस आंसुओं से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत बड़ा दुख सहना पड़ रहा हो। वर्चस्व ने उसे कसकर सीने से लगा लिया और अनाया का दर्द उसकी बाहों में फूट पड़ा और वह छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। वर्चस्व गुस्से में बोला, मैं अंदर जाकर अभी गौरव को सबक सिखाऊंगा। इतना सुनकर अनाया ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें फाड़कर वर्चस्व की तरफ देखा। वर्चस्व मजाकिया लहजे में बोला, अरे तुम्हें क्या लगा मैं अंदर जाकर उसे पीट दूंगा? फिक्र मत करो, अगर मैं उसे पीटना भी चाहूं तो अभी नहीं, जब वह ठीक हो जाएगा तो जमकर पीटूंगा। उसने पास खड़े बॉडीगार्ड से अनाया का ध्यान रखने के लिए कहा और गौरव के वार्ड की तरफ चला गया। गौरव को उम्मीद नहीं थी कि वार्ड का दरवाज़ा इतनी जल्दी खुल जाएगा। क्या तुम मरना चाहते हो? वर्चस्व की आवाज़ वार्ड में गूंज गई और उसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। अगर कोई और वक्त होता तो गौरव वर्चस्व को जवाब देता, तुम जैसे घटिया आदमी से मेरी बहन को प्यार कैसे हो गया? लेकिन अब उसका बात करने का मूड भी नहीं था। गौरव निराश होकर बोला, आप मेरी दीदी का मेरे लिए ख्याल रखना प्लीज़। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, इसलिए नहीं कि वह तुम्हारी बहन है, इसलिए कि वह मेरी वाइफ है। वर्चस्व ने गौरव के वर्ड्स को सुधारते हुए कहा। गौरव गिल्ट से हंस पड़ा। थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा था कि तुम्हारी बहन नव्या है। वर्चस्व ने गौरव का मजाक उड़ाते हुए जानबूझकर ऐसा कहा। गौरव की आंखों में नफरत उमड़ पड़ी और वह बोला, नहीं, नव्या मेरी सिर्फ खून की रिश्तेदार है। मेरी बड़ी बहन हमेशा से अनाया थी और वही रहेगी। आपने सोचा भी कैसे कि नव्या मेरी बहन हो सकती है? वर्चस्व ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, तो फिर अभी तुमने जो कहा उससे अनाया दुखी हो गई और बाहर बहुत रोई। गौरव रीजन जो भी हो, लेकिन तुम्हें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। गौरव ने अपना सिर झुका लिया जैसे कोई बच्चा गलती करने के बाद कह रहा हो, आई एम सॉरी। वर्चस्व ने एक चेयर खींचकर गौरव के बेड के पास बैठ गया और पूछा, क्या तुमने कियारा के बारे में डिसाइड कर लिया है? गौरव ने छत की तरफ देखा और अपनी तकदीर को कोसते हुए बोला, तो और मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उस बेवकूफ़ लड़की को भी अपने साथ दलदल में खींच लिया। वर्चस्व बोला, असली मर्द अपने प्यार को किसी भी कीमत पर नहीं जाने देते। तुम्हें ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है, लेकिन नव्या का बोन मैरो तुमसे मैच करता है। जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, कम से कम मरने से पहले खुद को मत मारो। मैं बोन मैरो के लिए कुछ ना कुछ सोचूंगा। जैसा कि तुम नव्या को अपनी फैमिली नहीं मानते, वह सिर्फ तुम्हारे लिए एक बोन मैरो का सोर्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वर्चस्व कुछ देर रुका और फिर बोला, गौरव क्या तुम जानते हो कि अनाया को मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था? मेरे और उसके बीच कई महीने तक हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिलेशन नहीं था। जब तुम हॉस्पिटल से भागकर न्यू पैलेस में आए थे और तुम्हें रहने के लिए एक छत की ज़रूरत थी, तब मैं तुम्हें न्यू पैलेस में उसकी आंखों के सामने रहने दूं, सिर्फ इसलिए अनाया ने मुझे खुश करने के लिए मेरे करीब आने की पहल की थी। अजीब सी गर्मी से गौरव की पूरी बॉडी अकड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह जलकर राख हो जाएगा और उसने शॉक्ड होकर खा जाने वाली नज़रों से वर्चस्व को देखा। उसकी बहन ने उसके लिए इस तरह का काम तक कर डाला। वर्चस्व फिर बोला, गौरव अनाया प्रेग्नेंट हैं, तुम मामा बनने वाले हो। टेंशन में बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किए हैं। उसकी मेहनत को इस तरह बर्बाद मत होने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉरी जीजाजी। गौरव ने पहली बार वर्चस्व को इतनी ईमानदारी से जीजाजी कहा था। वर्चस्व वार्ड से बाहर कहा, गौरव ने कहा है कि वह ट्रीटमेंट में कॉपरेट करेगा। अब तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। वर्चस्व ने अनाया के पेट की तरफ देखते हुए कहा, आखिर अनाया के अंदर उन दोनों के प्यार का क्रिस्टल था, उन दोनों के प्यार की निशानी। अनाया बोली, मैं खुद नव्या से कांटेक्ट करूंगी। वर्चस्व नहीं चाहता था कि नव्या जैसी घटिया लड़की से अनाया कोई भी कांटेक्ट करे और उसकी स्वीटहार्ट को कोई डराए धमकाया। लेकिन वर्चस्व मजबूर था। अनाया प्रेग्नेंट थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी। उस पर गौरव की भी तबीयत ठीक नहीं थी।
वह उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था, वरना उसे डर था कि वह अपना बच्चा खो देगा। हालांकि उसे बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वह बच्चे को फ्रंट पर रखकर अनाया को हमेशा अपने साथ रख सकता था। वर्चस्व कुछ और अरेंजमेंट करने के लिए बाहर निकल गया। अनाया ने अपना मोबाइल उठाया और नव्या को कॉल कर दिया। नव्या ने जब कॉल रिसीव की तो उसकी आवाज़ से ही लग रहा था कि वह अनाया के कॉल का ही वेट कर रही थी और अच्छे मूड में लग रहे थी। उसकी खंगती हुई आवाज़ अनाया के कानों में गूंज गई, क्या तुम्हारा भाई बीमार है? क्या वह मरने वाला है और तुम्हें उसके लिए मेरे बोन मैरो की ज़रूरत है? अनाया ने शक्ति से कहा, नव्या खबरदार जो मेरे भाई के बारे में कोई बकवास करने की कोशिश की तो। नव्या हंसते हुए बोली, अनाया अगर तुम भीख मांगने आए हो तो पहले भीख मांगने का तरीका भी सीखो। कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनाया ने कॉल किया लेकिन नव्या ने कॉल रिसीव नहीं किया। अनाया की घबराहट बढ़ गई। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने फिर से कॉल कर दिया। तीसरी बार कॉल के बाद नव्या ने कॉल रिसीव किया और बोली, अनाया मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बेशर्म होगी। तुम मुझे इंसल्ट करने की कोशिश कर रही थी। अब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा घमंड कहाँ चला गया? अनाया ने मुट्ठी में कसकर अपनी ड्रेस का कोना पकड़ लिया और बोली, नव्या तुम क्या चाहती हो? नव्या स्माइल करते हुए बोली, वर्चस्व से कहो वह मुझे रिजेक्ट करने के लिए मेरे कदमे में सिर झुकाकर मुझसे माफ़ी मांगे। नव्या सपने देखना बंद करो। अनाया चीखते हुए बोली। वह ऐसी बिल्ली की तरह थी जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। उसने कभी जिंदगी में वर्चस्व से किसी चीज़ के लिए हेल्प नहीं मांगी। वह अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए उसे दूसरों के सामने जाकर सिर झुकाने को कैसे कह सकती थी? नव्या अच्छी तरह जानती थी कि अनाया ऐसे ही रिएक्ट करेगी। वह बोली, तो फिर तुम वर्चस्व की जगह पर मेरे सामने नाक रगड़कर पर्सनली मुझसे माफ़ी मांगो और वर्चस्व के किए की भरपाई करो। इससे पहले अनाया कुछ भी रिएक्ट कर पाती नव्या बोली, अनाया अगर तुमने खुद ही वर्चस्व की वाइफ की जगह को नहीं छोड़ा और उसकी ज़िंदगी से दूर नहीं हुई तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम वर्चस्व की लाइफ से निकल जाओ और उसकी तरफ पलटकर कभी देखना भी मत। मैं तुम्हें सोचने के लिए 2 दिन देती हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अपने भाई की सॉरी मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। नव्या की शर्तें सुनकर अनाया को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई और उसका हाथ सबकॉन्शियसली उसके पेट पर चला गया। क्या वह नव्या के कहने पर सच में वर्चस्व को छोड़ सकती है? क्या वह अपने भाई के लिए अपने बच्चों की जान ले ले और अपने प्यार की कुर्बानी दे सकती है? वर्चस्व ने रचित को कॉल किया और उसे सारी सिचुएशन बता दी। रचित ने अपनी फैमिली के सामने नव्या, गौरव और अनाया के डीएनए की हकीकत रख दी। जयंत यह सब देखकर शॉक्ड रह गया, उसे यकीन नहीं हुआ कि नव्या उनकी सगी बेटी नहीं है। लेकिन उनके सामने डीएनए रिपोर्ट थी जो चीख चाक कर कह सच्चाई बयान कर रही थी। रचित बोला, दादाजी गौरव की जान बचाने के लिए नव्या के बोन मैरो की ज़रूरत है और वर्चस्व चाहता है कि हम लोग नव्या को हॉस्पिटल ले जाए और गौरव की जान बचाने में हेल्प करें। जयंत ने कुछ देर सोचा, उसे लगा नव्या की वैसे भी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और अब आहूजा फैमिली को इस पेटी से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन अनाया एक शाइनिंग स्टार की तरह थी, वह युवराज वर्चस्व की वाइफ थी और सुपर मॉडल थी, उसका करियर ब्राइट था, वह आहूजा फैमिली का नाम रोशन कर सकती थी। जयंत बोला, ठीक है हम नव्या को वर्चस्व को सौंप देंगे। जब ये बात कविता ने सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन के खिसक गई और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह अनाया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी सूरत उसकी सास से मिलती थी। कविता फौरन नव्या के रूम में गई और घर में जितना भी कैश था सब एक बैग में डाल दिया और हड़बड़ाकर बोली, नव्या जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। कविता ने जानबूझकर घर के बॉडीगार्ड और वॉचमैन को मिसगाइड किया और नव्या की भागने में हेल्प करती। जब रचित को नव्या के भगाने के बारे में पता चला तो उसने रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और एयरपोर्ट पर इन्फॉर्म कर दिया, नव्या जहां कहीं भी मिले उसे अरेस्ट कर लेना। रचित को लग रहा था कि बिना किसी के हेल्प के नव्या का भागना पॉसिबल नहीं था और उसके दिल में बार बार अपनी मां कविता का ख्याल आ रहा था। रचित ने पहले ही की वर्चस्व को कॉल करके कह दिया था कि वह नव्या को लेकर हॉस्पिटल आ रहा है। हॉस्पिटल में बोन मैरो का वेट करते हुए अनाया बहुत खुश थी। तभी उसने देखा कि रचित भागते हुए हॉस्पिटल आया है। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वर्चस्व ने तुरंत रिएक्ट करके पूछा, क्या हुआ? रचित बोला, नव्या भाग गई। अनाया की पलकें झपकी और उसका बोलना मुश्किल हो गया। वह बेहोश होकर गिरने वाली थी कि वर्चस्व ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वर्चस्व ने फौरन अपने लोगों को चारों तरफ फैला दिया। बिना किसी की हेल्प के नव्या का भागना इम्पॉसिबल था। तारांकन, 1 हफ्ता बीत गया था लेकिन नव्या का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। सडनली हॉस्पिटल से कॉल आया और अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वर्चस्व ऑफिस गया था। अनाया जब हॉस्पिटल पहुंची तो कियारा हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़ी होकर जोर से रो रही थी। गौरव पहले ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर था। सारी रात ऑपरेशन थिएटर की लाइट जलती रही। सुबह के वक्त डॉक्टर बाहर आया तो डॉक्टर बोला, अगर बोन मैरो नहीं मिला तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। प्रेगनेंसी में वॉमिट होना एक नॉर्मल सी बात थी, जिसके कारण अनाया की यूं भी हालत खराब थी। तब सबकॉन्शियसली उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। अगर उसके पेट में ये बच्चा नहीं होता तो क्या वह अपने भाई की जान बचाने के लिए नव्या की शर्तों को मान लेती? अनाया के कदम लड़खड़ा गए और उसका तुरंत चेहरा पीला पड़ गया। वर्चस्व और रचित ने अपनी सारी ताकत लगा दी लेकिन उन्हें कोई भी सक्सेस नहीं मिली।
नव्या का पता नहीं चल रहा था उसे जमीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। सडनली डॉक्टर खुश होकर आया और उन लोगों से बोला, कंग्रेचुलेशन गौरव के लिए बॉब मैरो मिल गया। अनाया के बेजान फेस पर चमक आ गई। हर किसी ने हैरान होकर डॉक्टर की एक तरफ देखा। डॉक्टर बोला, किसी ने हमें कॉल करके इन्फॉर्म किया है कि गौरव की ट्रीटमेंट की तैयारी की जाए, कोई बोन मैरो लेकर आ रहा है। थोड़ी देर बाद एक वाइट कलर की एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल की एंट्रेंस गेट से एंटर किया। 4 लोग स्ट्रेचर लेकर बाहर निकले और ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गए। जब उन लोगों ने स्ट्रेचर पर नव्या को देखा तो हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नव्या, अनाया ने हैरान होकर पुकारा। नव्या ने खा जाने वाली नज़रों से अनाया की तरफ देखा। चारों लोग नव्या को लेकर अंदर चले गए। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। थोड़ी देर बाद हर किसी ने दिल दहला देने वाली चीख सुनी जो नव्या की थी। अनाया के दिल की धड़कन बढ़ गई। कुछ ही देर बाद डॉक्टर का निकल कर आया तो अनाया ने पूछा, क्या हुआ उसे? डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, बोन मैरो निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहले मोबिलाइजेशन एजेंट है, इसमें दर्द थोड़ा कम होता है, और दूसरा तब होता है जब इलियाक बोन में होल किया जाता है। इसमें दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है। जिस शख्स ने नव्या को यहाँ भेजा है उन्होंने कहा है कि इलियाक बोन में होल करके बोन मैरो निकाला जाए। अनाया ने अपना सिर हिलाया। नव्या की सिसकियाँ चारों तरफ गूंज रही थीं। उसकी पूरी बॉडी दर्द से कांप रही थी और वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। अनाया वार्ड के अंदर चली गई और उसने एग्रेसिव और डोमिनेटिंग प्रेजेंस को फील किया। जब उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने हैरी खड़ा था। डॉक्टर ने कहा था कि कोई बोन मैरो लेकर आ रहा है, लेकिन अनाया ने कभी नहीं सोचा था कि हैरी नव्या को यहाँ लेकर आ जाएगा। जब अनाया ने डॉक्टर की बात को याद आई तो उसे समझ में आया कि किस तरह से नव्या का बोन मैरो निकला गया होगा। उसके आसपास खड़े होकर हटे कट्टे 4 लोगों ने उसे जबरदस्ती पकड़ा और उसकी बिना एनेस्थीसिया दिए उसकी हड्डियों में से बोन मैरो निकाल लिया। ये सच में बहुत दर्दनाक था। अनाया का दिल दहल गया। उसे लगा था कि नव्या गौरव की जान बचाने के लिए यहाँ अपनी मर्जी से आई है, लेकिन वह गलत थी। अनाया आगे बढ़ी और बोली, मिस्टर पांचाल, थैंक यू सो मच। सामने वाला शख्स बोला, मैं हायन हूँ, जो हैरी की दूसरी पर्सनैलिटी थी। अनाया बोली, हयान, थैंक यू सो मच। तभी बगल में पड़ी नव्या अनाया को देखकर बोली, अनाया तुम बहुत घटिया हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हयान ने इरिटेट होकर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया, उसे चुप करो। उद्धरण चिन्ह। असिस्टेंट ने कॉटन के 2 रोल लिए और नव्या के मुंह में ठूंस कर ऊपर से टेप लगा दिया। ये देखना बहुत दर्दनाक था। नव्या स्ट्रगल कर रही थी लेकिन 2 लोगों ने उसे पकड़ रखा था। वह मछली की तरह तड़पने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ऐसा लग रहा था कि इस पूरे हॉस्पिटल में गुंडागर्दी चल रही हो। हयान बोला, अनाया मेरे साथ बाहर आओ। अनाया हायन के साथ बालकनी में चली गई और ग्रेटफुल होकर बोली, मिस्टर हायन, मेरे भाई की जान बचाने के लिए थैंक यू। आप नव्या को यहाँ लेकर आए, लेकिन मैं फिर भी आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं अपना दिल पहले ही वर्चस्व दे चुकी हूँ और मेरे दिल में उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। हयान के होठों पर फीकी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, अनाया, मैं हैरी के दिमाग में सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। अनाया, हैरी तुमसे प्यार करता है और वह ये बात कभी तुमसे कह नहीं पाया। वह बस ये चाहता था कि उसकी लिटिल एंजल हमेशा खुश रहे और उसे कोई तकलीफ ना हो। मुझे भी यह बात समझ में आ गई है और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हैरी और मेरे बीच एक डील हुई है, वह मुझे अपने अंदर रहने देगा, बस उसकी शर्त यह है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ और तुम्हारा ख्याल रखूँ। अनाया, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हक करो। अनाया ने एक पल भी नहीं सोचा और जाकर हैरी के सीने से लग गई। किसी से प्यार करना बुरी बात नहीं है। इस शख्स ने हमेशा ही उसका साथ दिया था, उसे हर मुसीबत से बाहर निकाल था और उसने कभी भी जाहिर नहीं किया कि उसका कोई गलत इरादा है। हैरी ने अनाया को अपनी बाहों में कस लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, लिटिल एंजल, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, लेकिन मैं कभी यह नहीं कहूंगा कि तुम मुझे पलट कर प्यार करो। लेकिन तुम मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने से नहीं रोक सकती। अगर किसी ने तुम्हारी जिंदगी में जरा सी भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश की तो मैं उसकी जिंदगी को मौत से बदतर बना दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अनाया को नहीं समझ में आ रहा था कि वह कैसा फील कर रही थी। उसने सेल्फलेस अनकंडीशनल लव के बारे में सिर्फ नोवेल्स और फिल्मों में ही देखा था, लेकिन हैरी का प्यार उसके लिए जिस तरह का था उसका दुनिया में कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं हो सकता था। अनाया का गला भर आया। हैरी जैसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं। जब अनाया पलटी तो उसकी आंखों के सामने वर्चस्व खड़ा था। उसकी आंखों में जलन साफ साफ नजर आ रहा थी। अनाया ने अपनी आंखों में गिल्ट को बिल्कुल भी नहीं छुपाया और वर्चस्व की एक्सप्रेशनलेस फेस को देखा। अपनी वाइफ को किसी और की बाहों में देखकर डेफिनेटली वर्चस्व को तकलीफ हुई होगी। अनाया तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ी और वर्चस्व के सीने से जाकर लिपट गई। वर्चस्व ने हमेशा की तरह अनाया को अपनी बाहों में कस लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। उसकी नज़र कुछ दूरी पर खड़े हैरी पर पड़ी और उन दोनों ने ही एक दूसरे को देखा। हालांकि वह दोनों लव राइवल थे, लेकिन इस वक्त उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कोई नफरत नहीं थी। वर्चस्व जानता था कि हैरी अनाया से प्यार करता है, वह कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसने कभी अनाया को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की और अगर आज अनाया जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ हैरी की वजह से। वर्चस्व दिल ही दिल में यह बात एक्सेप्ट करता था कि अगर वह चाहे भी तो हैरी की तरह से किसी को नहीं प्यार कर सकता जिस तरह से हैरी अनाया को प्यार करता था। अनाया को मेरे सामने लेकर आओ।
आज मुझे मेरी हर बात का जवाब चाहिए। अचानक लाउंज में तीखी आवाज गूंज गई। सामने से कविता चली आ रही थी। उसने सोफे पर लेटी नव्या को देखा जो बोनमेरो निकलने के दर्द से उभर नहीं पाई थी और बहुत बुरी हालत में थी। कविता बोली, अगर मुझे पता होता अनाया कि तुम इतनी शातिर हो तो मैं तुम्हें जन्म लेते ही मार डालती। अनाया ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या आपने पिछले साल मेरे साथ यह सब करने की कोशिश नहीं की? कविता शॉक्ड रह गई। जिस वक्त उसने अनाया का रेप कराने की कोशिश की थी उस वक्त उसे नहीं पता था कि अनाया उसकी बायोलॉजिकल बेटी है। कविता चीखते हुए बोली, तुमने अपने भाई के लिए नव्या का बोन मैरो चाहते थी, क्या तुम्हें नव्या की जरा भी फिक्र नहीं थी? तुमने कितनी बेरहमी से अपने आशिक से उसका बोन मैरो निकलवाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? वर्चस्व की आंखों के सामने ऐसा अंधेरा छा गया। जब कविता ने हैरी के लिए आशिक वर्ड यूज किया तो उसे ऐसा लगा कि इस औरत को ले जाकर अफ्रीका के जंगलों में छोड़ना चाहिए। अनाया बिल्कुल शांत थी। उसे कविता की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कविता कोई पागल है और उसके सामने चिल्ला रही है। उसे बस अपने भाई की जान बचा ली थी और अब गौरव बिल्कुल ठीक हो था। पीछे से जयंत, नीलेश और रचित भी आ गए। वर्चस्व अनाया से बोला, अनाया जाओ और जाकर रेस्ट करो। वर्चस्व नहीं चाहता था कि अनाया इस तरह का ड्रामा देखें और बच्चे पर बुरा असर पड़े। उसने अपने इरादे बिल्कुल नहीं छुपाए कि वह यहाँ से उसे भागना चाहता है। वर्चस्व ने जाने के लिए कहा, इसलिए अनाया चली गई। हालांकि वह ये जानना चाहती थी कि वर्चस्व उन लोगों से क्या कहता है। अनाया के जाने के बाद लाउंज में सन्नाटा छा गया। आहूजा फैमिली के लोग वर्चस्व की तरफ देख रहे थे और उसका कुछ कहने का वेट कर रहे थे। कविता ने नव्या को प्रोटेक्ट करते हुए कहा, वर्चस्व, मैं जानती हूँ कि तुम फिर से अनाया का साइड लोगे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपनी बेटी को परेशान नहीं करने दूंगी। वर्चस्व के होठों पर सार्कास्टिक सी हंसी आ गई और वह बोला, माँ, बेटी का प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मिसेज आहूजा, कुछ बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। क्या आपको आपकी बहन सरिता याद है? कविता बोली, तुमने उसे घटिया औरत का जिक्र मेरे सामने क्यों किया, जैसे मारे इतने साल हो गए? कविता ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया कि जब वर्चस्व ने सरिता का नाम लिया तो नव्या की आंखें हैरानी से फैल गईं। वर्चस्व कभी भी बकवास करने वाला शख्स नहीं था। नव्या को अंदर ही अंदर अजीब सी घबराहट होने लगी। वर्चस्व से बोला, अगर आप सरिता को जानती हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जिस लड़की को आप प्रोटेक्ट कर रही हैं वह कोई और नहीं बल्कि उसी सरिता की बेटी है। सरिता कोई और नहीं बल्कि कविता की छोटी बहन थी, जिसने कविता के पति नीलेश के साथ नाजायज़ रिश्ता बनाकर अपनी ही बड़ी बहन का घर बर्बाद कर दिया था, और यहाँ तक कि एक नाजायज़ बेटी को भी पैदा कर लिया था जो नव्या थी। इस बात का पता चलने के बाद जब कविता ने नीलेश से झगड़ा किया तो नीलेश ने प्रॉमिस किया कि वह कभी भी सरिता के साथ रिश्ता नहीं रखेगा। लेकिन सरिता ने अपनी बेटी को आहूजा फैमिली की बेटी से बदल दिया, और उसके बाद सरिता को विशाल से प्यार हो गया, जिससे उसे एक बेटा गौरव हुआ। ये सच था कि गौरव रॉय फैमिली का नाजायज़ बेटा था, लेकिन अनाया का रॉय फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं था। नव्या और अनाया दोनों ही आहूजा फैमिली के बेटे नीलेश आहूजा की बेटियां थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन दोनों की माँ अलग थी। उन दोनों का ही पिता नीलेश था, इसलिए नव्या और अनाया के फेस आपस में काफ़ी मिलते थे। यहाँ तक कि जिस नाम का नव्या यूज़ कर रही थी वह अनाया का असली नाम था। जिस औरत ने कविता का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया था, उसकी शादीशुदा जिंदगी में जहर खोल दिया था, इतने सालों से वह उसी औरत की बेटी को अपने सीने से लगाए पाल पोस कर बड़ा करती रही। ये सोचकर ही कविता को अपने आप से घिन आने लगी थी। वर्चस्व बोला, अनाया कभी भी आहूजा फैमिली के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखेगी, सिवाय रचित के। वर्चस्व में देखा था कि रचित अनाया के लिए अच्छा था और उसने हमेशा ही अनाया की हेल्प करने की कोशिश की थी। कविता ने नव्या की तरफ नफरत से देखा और उससे 10 कदम पीछे हट गई और बोली, मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारी माँ से। अब नव्या के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना तो उसके पास फैमिली थी और ना ही रेपुटेशन। दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। वर्चस्व इन लोगों का पर्सनल ड्रामा नहीं देखना चाहता था। उसने अपने कदम बढ़ाए और अनाया के पास चला गया। उसने देखा कि अनाया हॉस्पिटल के वार्ड में रेस्ट कर रही है। वह जाकर बेड पर अनाया के बगल में बैठ गया और एकटक अनाया को देखता रहा। जब अनाया को वर्चस्व की तपती हुई नज़रें खुद पर फील हुई तो उसने अपनी आंखें खोल दी और अजीब नज़रों से वर्चस्व की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? वर्चस्व बोला, अनाया, क्या तुम इस बच्चे के लिए मुझे ब्लेम करोगी? अनाया ने शांति से वर्चस्व को देखा और बोली, वर्चस्व, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चा नहीं चाहती थी। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो मैं इस बच्चे की जान भी ले सकती हूँ, मैं अबॉर्शन करा सकती हूँ। अनाया की बात सुनकर वर्चस्व अंदर ही अंदर कोल्डली हंसा। आखिर किस हॉस्पिटल के किस डॉक्टर में इतनी हिम्मत थी कि युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह की मर्जी के बिना उसकी वाइफ को अबॉर्शन के लिए ऑपरेशन थिएटर तक ले जाए? ये बात और थी कि अनाया की बात सुनकर वर्चस्व अंदर ही अंदर डर गया था। उसने खुद को संभाला और बोला, मैं अपनी अनाया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरी अनाया दूसरों को जिंदगी दे सकती है, वह अपने ही बच्चे की जान कभी नहीं लेगी। अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखा और बोली, वर्चस्व, आप अपने प्यार को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपके प्यार को दुनिया की किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर कर सकती हूँ? मैं मानती हूँ कि मेरी लाइफ में गौरव बहुत मायने रखता है, बट आपसे किसने कहा कि आप मेरे लिए मायने नहीं रखते? आई लव योर वर्चस्व। कहते हुए उसने वर्चस्व के गले में अपनी बाहें लपेट दीं। वर्चस्व बोला, आई लव यू टू स्वीट हार्ट।
कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की धड़कनें सुनते रहे, फिर वर्चस्व बोला, मिसेज सिंह आप घर नहीं जाना चाहती क्या? जब से दादी को पता चला है कि उनकी बहू माँ बनने वाली है, उनने सारे न्यू पैलेस को सिर पर उठा रखा है। अनाया का फेस शर्म से लाल हो गया। वर्चस्व उसे छोड़ते हुए बोला, तुम इस तरह शर्माओगी तो मैं खुद को कैसे रोकूंगा? अनाया ने घूरकर वर्चस्व को देखा और डांटते हुए बोली, ऐसा वैसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, हमारे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। वर्चस्व अनाया की मासूमियत पर हंस दिया। थोड़ी देर पहले ये पागल लड़की एबॉर्शन कराने के बारे में बोल रही थी और अब सुचित्रा बहुत खुश थी और पूरे न्यू पैलेस को अनाया की प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल बना दिया गया था, जिससे अनाया को कोई भी तकलीफ ना हो। वर्चस्व ने पूरे टाइम अनाया की प्रेगनेंसी को एंजॉय किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रेगनेंसी के बाद अनाया और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। उसने अपनी बेटी को वेलकम करने के लिए पूरे न्यू पैलेस को पिंक कलर से डेकोरेट कर दिया। यहाँ तक कि उसने पैलेस के अंदर एक बेबी पैलेस भी बनवाया जो सिर्फ उसकी बेटी के लिए था। वर्चस्व ने सारे टॉयज और कपड़े पिंक कलर के लिए थे। कुमुद और सारा अक्सर अनाया से मिलने आती थीं। अनाया प्रेग्नेंट थी और कुमुद पहले ही धानी जैसी प्यारी बच्ची की माँ थी। शौर्य और कुमुद ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था और वह दोनों अपनी बच्ची की खातिर एक छत के नीचे साथ रह रहे थे और उनने रजिस्टर मैरिज कर ली थी। हालांकि अनाया को कुमुद को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वह दुखी थी। उसे लग रहा था कि शौर्य और कुमुद दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बस नव्या की साजिश ने उन्हें अलग होने पर मजबूर कर दिया था। कुमुद बोली, कहा सारा, अब तुम्हें भी सेटल होने और शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। शादी का नाम सुनकर सारा के ख्यालों में जो पहली तस्वीर आई वह साहिल की थी। अनाया ने सारा का हाथ पकड़ा और बोली, मैं जानती हूँ कि जो भी हुआ उसे भूला नहीं जा सकता, लेकिन सारा, साहिल तुमसे बहुत प्यार करता है और सच तो ये कि तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो। कब तक अपने दिल की बातों को नज़रअंदाज करती रहोगी? सारा कुछ नहीं बोली और उसने अपनी नज़रें झुका लीं। अनाया बोली, साहिल को एक मौका देकर देखो, सारा पर तुमसे बहुत प्यार करता है और यह बात तुम भी जानती हो। रूबी ने अनाया को अपनी शादी का कार्ड भेजा। जब अनाया ने दूल्हे का नाम देखा तो उसकी जगह पर रचित आहूजा का नाम लिखा था। अनाया नहीं समझ पाई वह खुश थी या नहीं। वह आहूजा फैमिली से कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अपने भाई रचित के लिए उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। रूबी ने अनाया से प्रॉमिस किया कि वह शादी के बाद भी उसकी मैनेजर रहेगी। रूबी ने अनाया को पोस्ट प्रेगनेंसी काउंसलर और गाइड हायर भी किया था, जिसके गाइडेंस में डिलीवरी के बाद अनाया जल्दी से जल्दी अपने फिगर को मेंटेन कर सके और मॉडलिंग फील्ड में वापसी कर सके। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में अनाया का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसे उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगी थी और उसके पैरों में सूजन आ गई थी। वह मेरा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यूवी प्लीज़ जल्दी आइए। सडनली अनाया की चीख बाथरूम में गूंज गई। वर्चस्व फौरन बाथरूम की तरह भागा तो उसने देखा कि अनाया ने एक हाथ अपने बड़े से गोल पेट पर रखा हुआ है और दूसरे हाथों से बाथरूम का दरवाज़ा पकड़ा हुआ है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वर्चस्व ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की जैसे वह कोई कांच की गुड़िया हो। वर्चस्व बोला, मैं तुम्हारी बैठने में हेल्प करूं? अनाया ने सिर हिलाया और बोली, हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। हरीश अंकल जल्दी से कार निकालिए, हमें हॉस्पिटल जाना है। वर्चस्व की चीख न्यू पैलेस में गूंज गई। वर्चस्व सारे रास्ते अनाया को बाहों में लेकर बैठा रहा। जब अनाया को लेबर पेन हुआ तो उसने कसकर वर्चस्व का हाथ पकड़ लिया। वर्चस्व बोला, डरो मत जान, हिम्मत रखो। हॉस्पिटल ले जाकर वर्चस्व ने डॉक्टर से पूछा, डिलीवरी कब तक हो जाएगी?